सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है 1 अगस्त और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जीके की जो डिफरेंट सीरीज़ थी, जो हमने डिफरेंट नामकरण किया था इतना टाइम लेके, वो फाइनली आज स्टार्ट हो रही हैं सारी चीज़ें। अब क्योंकि आज पहला दिन है तो इस वजह से ये बताना ज़रूर मेरा बनता है कि आपकी किस टाइम पे क्लासेस और सारी चीज़ें किस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो ये हम लोग का जो बैच स्टार्ट हुआ है उसकी आज ये पहली क्लास है, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी से। अब किस तरह से करेंगे वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि 7 PM पे हम लोग की जो अभी तक क्लास चल रही थी, जिसने कितना तगड़ा रिस्पांस दिखाया CGL और जो बाकी MTS का एग्ज़ाम हुआ, जो कि तगड़ा रिस्पांस कल से CHSL के एग्ज़ाम में भी दिखना चालू हो जाएगा जिन लोगों ने भी सीरीज़ करी है। तो उसी का एक तरह से हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वहाँ पे और मॉडिफाइड तरीके से चीज़ों करेंगे। मॉडिफाइड से मेरा मतलब है, अब देखिए, अब वहाँ पे मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस गेन किया होगा। सीरीज़ को जो 51 लेक्चर्स लिए बहुत एक्सपीरियंस गेन किया होगा मैंने भी, तो उस एक्सपीरियंस को मैं फर्दर इम्प्रोवाइज़ करके वहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ जो पार्ट 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बस वही है कि इम्प्रोवाइजेशन करते रहना, मेरे को भी और आपको भी। और फिर जो हम लोग की निट्टो सीरीज़ है, या फिर जो BMW बोल सकते हैं, वो निट्टो हम लोग की टेक्निक और BMW सीरीज़ है, बीट मेंस विद विजडम। तो जो निट्टो टेक्निक्स हम लोगों ने सीखी हैं, मतलब अभी सीखी नहीं है, जो सीखेंगे वो हम लोग की सैटरडे और संडे को रहेंगी। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि आज हम लोग की पहली क्लास है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ कि किस तरह से हम लोग चीज़ें करने वाले हैं। आप मुझसे में से ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि यहाँ पे मैं कुछ इधर उधर के, मैं किस तरह से हम लोग चीज़ें करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा समझ लीजिए। और सभी को हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग सभी को, श्रेया, तोमर, सभी लोगों को। ठीक है, कमेंट सेक्शन में रैंडम चैनल की तरह यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करिए कि आप कुछ भी लिखेंगे और वो अलाउ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं तब तक सिर्फ आपके डाउट होने चाहिए, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इधर उधर की आपको चीज़ें नहीं करनी। अब यहाँ पे क्योंकि जो हम लोग का जीके है बहुत वास्ट है, ठीक है, अब क्योंकि ये पहली क्लास है इस वजह से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो डेली हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, डाउट होंगे, ख़त्म होंगे सारी चीज़ें। ठीक है, बातें करेंगे जो हमारी सिलेक्शन के लिए प्रोडक्टिव हो सकती हैं, बस। क्लियर? तो जीके हम लोग का बहुत वास्ट है, इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अगर हम बात करें तो इतने सारे हमारे हेड्स हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, साइंस है। साइंस में भी 3 कॉम्पोनेंट है, हिस्ट्री में भी 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली होता क्या, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, या तो स्टूडेंट के साइड से या फिर टीचर के साइड से, दोनों साइड से, कि इनिशियली तो बहुत अच्छा, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं तो आप भी जोश में, अब जैसे कि यहाँ पे जितने लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3000 लोग हैं, एंड आई एम 100% डैम श्योर कि धीरे धीरे लोग घटते जाएंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे एंथुसियाज्म खत्म होने लगता है, क्योंकि ये मूवी नहीं चल रही है कि यहाँ पे पार्ट 2 का वेट किया जाएगा, हो कब आएगा तो हम देखेंगे, नहीं, यहाँ पे धीरे धीरे एंथुसियाज्म गिरने लगता है लोगों का। ठीक है, इस वजह से होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप पॉलिटी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉलिटी तो आपकी बहुत तगड़ी हो जाएगी। यही मैंने भी ऑब्जर्व करता हूँ कि भाई यूजुअली लोग पॉलिटी से ही, जैसे टीचर भी स्टार्ट करते हैं, मैं भी यहाँ पे पॉलिटी से स्टार्ट लेने वाला हूँ। धीरे धीरे जब तक वो साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, तब तक आपका वो सब डाउन हो चुका होता है मामला। वो मैं आपसे नहीं चाहता हूँ, और वो किस तरह से मैं नहीं भी होने दूंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पॉलिटी में बहुत टाइम लगाया जाएगा, जितना नीडेड है सिर्फ उतना, और उसके लिए हमें शुरू से ही स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें आपके लिए पहले से ही कर रखी हैं। वो चीज़ें ये हैं, उसमें से एक जो सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट है, दैट इज़ नोट्स। और नोट्स कैसे होंगे वो आज आपसे आप देख ही लेंगे। जिन लोगों ने भी वो पेड बैच में एनरोल किया उन लोगों को सब प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप और वहीं पे ऐप पे मिल जाएगा, तो वो आप देख लेंगे किस तरह से नोट्स हैं। जिस तरह से PYQ सीरीज़ के लेक्चर 23 तक के नोट्स थे, वैसे आपको मिलने वाले। तो वो आपका एक तरह से जो क्रूशियल, तकरीबन मान सकते हैं 1.5 से 2 घंटे का टाइम, वो यहाँ पर मैं सेव करने वाला हूँ। और जहाँ पर मुझे नीडेड है कि यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो वो मैं बढ़ाऊंगा, और आपको उससे कोप अप करना पड़ेगा, उससे मेरे स्पीड से आपको मैचअप करना पड़ेगा। नहीं तो इतना जो वास्ट जीके है वो हम कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट कर भी लेंगे तो वही सेम जो अभी तक होता है कि कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है। वो मैं यहाँ पे नहीं होने दूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे टारगेट करके आया हूँ SSC को कि भाई SSC में कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं 25 में 25, अगेन 25 में 25, ना तो टारगेट मैं बना रहा हूँ, ना मैं आपको एडवाइस करूँगा बनाने का। टारगेट मेरा ये है कि हर स्टूडेंट जो अभी एवरेज 11 से 12 में लटक रहा है, 15+ में वो जाए। कुछ स्टूडेंट अभी आप आने दीजिए, कुछ ही दिनों की बात है, प्री का भी रिजल्ट आ जाएगा और आपके सामने रिजल्ट होगा कि कुछ लोगों ने वहाँ पे 19-20 तक भी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस सही करके आएंगे नेट में। वो थोड़ा सा लक का भी फैक्टर हो जाता है, लेकिन 15+ लाना कोई बड़ी बात नहीं। वो तभी हो पाएगा जब हम सारे एस्पेक्ट्स को टच करेंगे, कंपोनेंट्स को अच्छे से करेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा सा स्पीड बना के कर पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। और बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, बस इतना ही मुझे आपको बोलना था शुरुआत में। बाकी जो आप लोगों के डाउट्स हैं
मैं सबके डाउट्स लूँगा, लेकिन कुछ इस तरह से लूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आज हम लोग का है चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस तरह से हमारा भारत का संविधान बना, ये आज पूरा चैप्टर है। अब यहाँ पे चैप्टर में जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मेजरली मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको पूरा बता दूँगा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरह से बना, ठीक है। वो नोट्स आपके बनते रहेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अटेंटिव रहना है इस पूरे लेक्चर के दौरान। याद रखिएगा, मैं हर लेक्चर में आपको बोलूँगा ये चीज़, तो ठीक है। जब आप स्टार्ट होगा कि भाई आप अटेंटिव रहें लेक्चर में, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके पास एडवांटेज ये कि मेरी शक्ल नहीं दिख रही आपको, बिल्कुल एडवांटेज है ये आपके लिए। क्यों? जब शक्ल दिखती तो चेहरे के शक्ल पे थोड़ा सा टीचर के शक्ल से थोड़ा आप क्या हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्या ना, कि सर ये वो इस तरह से। अब यहाँ पे क्या, सिर्फ आपके, ये मैं साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको ऑडियो जा रहा है, वीडियो एक तरह से कुछ नहीं है। तो आप ऑडियो में एकदम जो भी आपके कान में चीज़ जा रही है उसको एकदम फीड करते रहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, करवाऊँगा, लिखूंगा शॉर्ट में, क्योंकि डिटेल फॉर्म में नोट्स में लिखता जाएगा आपके, वो आपको मिलेंगे। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन से होगा क्या, और वो सारे प्रीवियस ईयर वाले जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं इस टॉपिक से, वो वाले क्वेश्चंस होंगे। तो अगर हमारा कोई चीज़ छूट गया होगा या फिर मैंने कोई चीज़ जानबूझ के छोड़ दी होगी तो वहाँ कवर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने नहीं आया हूँ, तो अगर मुझे कोई चीज़ लगती है कि एसएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको नहीं करवाऊँगा, ठीक है। और इसको लेके आप बिल्कुल फ्री हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमने नहीं करी है, तो उसका मैं आपको जवाब दूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या कोई डाउट है, आप पूछेंगे डाउट, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाना है, और लास्ट में आपके डाउट लेने के बाद ही जाऊँगा। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा हर बीच बीच में आपसे ये बोलूँगा क्या डाउट है, कॉमेंट पढ़ूंगा, शायरी मारूंगा, ठीक है। ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से अगर मैं चाहता हूँ कि फोकस रहें तो आप फोकस रहें, तभी आउटपुट निकल पाएगा। और ये चीज़ें मैं रोज़ रोज़ नहीं बोलूँगा आपसे। इज़ दैट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं अभी। ऑलमोस्ट कितने मंथ्स में ऑल जीके सिलेबस कंप्लीट होगा? मेरी जो मैंने टारगेट रख रखा है दैट इज़ कि 31 दिसंबर 2022 तक हम लोग सारी चीज़ें रैप अप कर दें। अगर कहीं पे नीडेड लगेगा तो एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उसका कोई नहीं है, बिकॉज अगर ये बैच है, अगर ये मैंने एक तरह से आपसे प्रॉमिस किया कि इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सिर्फ आपको एक तरह से जो PYQs अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है, जो PYQ सीरीज़ चलेगी उसको आपको करने की ज़रूरत है, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? अभी स्टार्ट करते हैं। डाउट्स आपके मैं बिल्कुल लूँगा, लेकिन एंड पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी, टॉपिक 1 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किस तरह से बना, ठीक। अब संविधान होता क्या है उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट मैं आपको अभी करने के लिए बोलूँगा, उसके बाद हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अटैम्प्ट करिए। द डैश इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सपेक्टेड बाई ऑल पीपल लिविंग विद इन द कंट्री। डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। रिट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिल होता है, फिर डॉक्यूमेंट होता है। क्या चीज़ होता है जो सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है जिसको कि देश का हर नागरिक एक्सेप्ट करता है? बताइए। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको आप आना चाहिए और जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक जो सही चीज़ है वो आपने कुछ करने को बोला कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंट बना दो, ठीक है। उसने नहीं बनाया जो कि इसको बनाना चाहिए था, ठीक है। तो आप क्या कहोगे उससे कि लिखित में दो कि हम ये नहीं काम करेंगे? यही तो बोला जाता है यूजुअली, आपने भी तो देखा हो या फिर वीडियोस वगैरह में कि लिखित में दो। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वर्ड्स का कोई मूल्य नहीं होता है। अगर कोई चीज़ लिखित में होती है तो फिर उसके लिए पूरी तरह से लायबल हो जाता है कोई भी जिसने वो लिखित में दिया है। तो इसी वजह से हमारा जो हम अपने कंट्री में क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हमारा संविधान सुप्रीम है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग विद इन द कंट्री। प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, इजी सा है। रिट्स क्या होती हैं? आई होप जानते होंगे। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो रिट के बारे में पढ़ेंगे। रिट्स क्या होती हैं? तो रिट्स एक तरह से ऑफिशियल, एक तरह से जुडिशरी की तरफ से कोई एक मैंडेट होता है, ठीक है। बाकी जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द डैश कंट्रीज लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। सभी किस तरह के देश जो होते हैं उनमें संविधान होने की संभावना होती है? कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक, ओलिगार्किक या फिर टोटलिटेरियन? किस तरह के देशों में? कम्युनिस्ट, लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्र या फिर अधिनायकवादी? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, एकदम चार्ज अप रहना। जब भी लेक्चर लेने बैठना तो पानी वानी पी के एकदम, ठीक है, एकदम चार्ज अप उससे। तो यहाँ पे अगर बात करूँ कम्युनिस्ट किस तरह के देश होते हैं, अब कम्युनिज्म और डेमोक्रेटिज्म बहुत सिमिलर टाइप लगते हैं। पहली बात तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसका डेमोक्रेटिक होगा।
कम्युनिज्म और डेमोक्रेटिक बहुत ही सिमिलर लगते हैं। अब कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक में अंतर बताना ज़रूरी है, बिकॉज सिमिलैरिटी तो ये होती है कि दोनों ही एक तरह से लोगों को शासन देना चाहते हैं, बट डिफरेंस है। कम्युनिज्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल चाइना, कम्युनिज्म का बेसिक फिलॉसफी ये होता है कि जितने भी सोर्स या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये किसके हाथों में जाते हैं। और जो नोट्स भी मैंने बनाने के लिए जिनको बोला है, तो प्लीज़ इस चीज़ का, या फिर जो लोग अपने से बना रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी मैं एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ बताता हूँ तो किनारे में एक्स्ट्राज लिख के उस चीज़ को ऐड करिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो एक्चुअल जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके एक्चुअल नोट्स होने चाहिए। अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता रहा हूँ ओलिगार्किक, तो इसका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से उतना लेना देना है नहीं, तो उसको एक्स्ट्रा में ऐड करिएगा। सोर्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथों में होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथों में होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक क्या बोलता है, डेमोक्रेटिक बोलता है कि सोर्स या फिर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, MOP, इतना तो समझ, अभी ये बच्चों की तरह नहीं सर लिखो लिख नहीं रहे हो, ठीक है, वो सब नहीं। सोर्स या फिर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सबके लिए ओपन है, ओपन टू ऑल, यानी कि गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर पूरी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा। ओलिगार्की का आई होप आप समझते होगे, ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाई फ्यू, ठीक है, गवर्नमेंट बाई फ्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा बोल सकता हूँ चाइना टाइप, रशिया टाइप की, वहाँ पे गवर्नमेंट बाई फ्यू है। मोनार्की क्या होती है, मोनार्की होती है जहाँ पे गवर्नमेंट बाई ए सिंगल पर्सन होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, जहाँ किम जॉन उन पूरी तरह से रूल कर रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बाई फ्यू। और टोटलिटेरियन का मतलब होता है जहाँ पे टोटल कंट्रोल होता है ओवर लाइव्स ऑफ सिटीजन, टोटल कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ, ठीक है, टोटल कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, किसका, जो भी रूल कर रहा है, रूलिंग जो है, जो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पूरी तरह से लाइफ्स को कंट्रोल करे, उसको बोलते हैं टोटलिटेरियन है, ठीक है। बस अब पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब संविधान की इंपॉर्टेंस को समझ गया कि संविधान की इंपॉर्टेंस है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस है क्या। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए फिर हमारे जो एक तरह से फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की एक मांग उठाई। अब क्योंकि हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे तो हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे तो बना नहीं सकते थे, तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग उठाई, ठीक है। 1934 में सबसे पहले हमने क्या उठाई, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की सबसे पहली मांग उठी, किसके द्वारा, बाई MN रॉय, मनींद्र नाथ रॉय। ये CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे हमारे MN रॉय। इन्होंने सबसे पहले डिमांड रखी 1934 में कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि संविधान बनाती जो असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको बोलते हैं, संविधान सभा बोलते हैं उसको, ठीक है। ये MN रॉय ने इस चीज़ की डिमांड उठाई। इसको ऑफिशियल तौर पे प्रस्तुत किया 1935 में कांग्रेस ने, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, कांग्रेस ने इस चीज़ की ऑफिशियल तौर पे डिमांड रखी 1935 में। इसी तरह से नोट्स बनेंगे ऑर्डर में, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे और इसको इलाबरेट करना है, थोड़ा सा इलाबरेट करना है, डिमांड बाई दी, ऑफिशियल डिमांड बाई दी कांग्रेस, इस तरह से नोट्स में ऐड करना है, ठीक है, 1935 में। फिर 1936 में नेहरू जी का एक सेशन होता है, कांग्रेस मतलब कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसमें कि नेहरू जी ने प्रिसाइड किया आपका लखनऊ में, और उसमें फिर एक तरह से डिमांड रखी जाती है। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी डिमांड एक्सेप्ट करती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ऑगस्ट ऑफर लाती है। क्या लाती है, ऑगस्ट ऑफर। ये ऑगस्ट ऑफर में सबसे पहले फर्स्ट ये बोल सकते हैं इंसिडेंस था जहाँ पे डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड, लेकिन डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड, लेकिन इसमें भी कुछ बहुत सारी खामियां थी। ये रिजेक्ट कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के भी द्वारा। कब आता है ये, 1940 में आता है। इस समय वॉइस रॉय कौन था, ऑब्वियस सी बात है, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी बना के नहीं पूछता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ मुझे याद आएगी तो आई विल टेल इट। लिन लिथगो उस समय था और उसने ये एक तरह से लाया ऑगस्ट ऑफर, लेकिन टोटल तरह से रिजेक्ट हो गया। हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इसके अगेंस्ट में, अगर चाहें तो नोट्स में कोने में ब्रैकेट बना के वो ऐड कर सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, और इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही थे हमारे आचार्य, यहाँ पे मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आचार्य विनोबा भावे जी, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे पहले थे और दूसरे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, ये रिजेक्ट हो गया।
इसके बाद आता है 1942 में। अब बात यहाँ पे ये भी आ सकती है कि क्यों इन्होंने इतने दरिया दिली दिखा रहे थे, थोड़ी बहुत, पूरी तरह से दरिया दिली नहीं, थोड़ी सी, एक तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश करे। तो वो लॉलीपॉप भी इसलिए दे रहे थे बिकॉज ब्रिटेन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ था 1939 में, जो चालू हुआ था। तो इसके ऊपर प्रेशर बन रहा था एलाइज के द्वारा कि इंडिया का कॉपरेशन को सीक करो 1940 में। फिर होता क्या है, यहाँ पे आता है क्रिप्स मिशन। क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आता है। ये भी रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, और इसके रिजेक्शन के बाद चालू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, जो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे नहीं पढ़ना डीप में। तो क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये डोमिनियन स्टेटस बोलता है कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। डोमिनेंस स्टेटस एक तरह का पूरा हम आपको पावर नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत एक तरह से लिमिटेड पावर ट्रांसफर है डोमिनेंस स्टेटस, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज पहले तो ये डोमिनेंस स्टेटस डिमांड कर रही थी कांग्रेस, तब तक इन्होंने दिया नहीं। फिर कांग्रेस ने बोला डोमिनेंस स्टेटस छोड़ो, हमारी मांग है पूर्ण स्वराज। वो हम हिस्ट्री में अगेन देखेंगे। 1929 में लाहौर का सेशन होता है, अधिवेशन, जिसको नेहरू जी प्रिसाइड करते हैं। वहाँ पे बोला कि अब हमारा गोल पूर्ण स्वराज है। ठीक है, अब पूर्ण स्वराज गोल चल रहा था, ये डोमिनेंस स्टेटस दे रहे हैं तो रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग का भाई हमें पाकिस्तान पाकिस्तान, उसका तो बस एक ही राग था कि पाकिस्तान चाहिए। फाइनली होता क्या है, अब फाइनली अगर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है। बनता 1945 में ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया अराइव करता है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। ये कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग थे। 3 लोग कौन थे? एक तो एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स मिशन वाले भैया, स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। और ये जो पैथिक लॉरेंस है, ये इस कमीशन के चेयरमैन थे, याद रखना। तो जो जब नोट्स में लिखेंगे तो शॉर्ट में यहाँ पे चेयर डॉट ऐसे करके लिख देंगे, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये चेयरमैन है। इसने जो एक तरह से प्रोविजंस रखे, इसके तहत ही हमारी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है। इसको कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। बात ही आती है, मुस्लिम लीग का तो एक राग था पाकिस्तान चाहिए, तो किसने पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट कर ली? तो आंसर होगा नो, इट रिजेक्टेड द डिमांड। याद रखना, रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, या रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग टू हैव अ सेपरेट नेशन और टू हैव अ सेपरेट कंट्री पाकिस्तान। रिजेक्ट कर दिया। तो बात ही आती है एक्सेप्ट कैसे कर लिया मुस्लिम लीग ने? इसलिए एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज कैबिनेट मिशन में एक प्रोविजन था ग्रुपिंग्स का, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह से ग्रुपिंग का प्रोविज़न था। और ये ग्रुपिंग का जो प्रोविज़न था, उससे मुस्लिम लीग या फिर जिन्ना को लगा कि वो पाकिस्तान निकाल लेगा, और एक्चुअल में निकाल भी लिया उसने। एक तो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो भी प्रेजेंट डे बांग्लादेश आप बोलते हो ना, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो इसके तहत अब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन। लेकिन अब वही तो पढ़ना है कैसे हुआ। तो इस कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस में अब हम देखेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के प्रोविजंस थे। तो इसमें प्रोविजन ये थे, अब प्रोविजंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखता हूँ यहाँ पे मैं, टोटल सीट्स होनी थी कितनी? ठीक है, टोटल सीट्स इसमें होनी थी 389 टोटल यहाँ पे सीट्स होनी थी। ये 389 सीट्स कुछ इस तरह से डिवाइड होनी थी कि 296 आएंगी ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश भारत से आएंगी, यानी ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स का जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल है। 93 आएंगी प्रोविंसेस से या फिर प्रिंसली स्टेट्स से, या फिर बोल सकते हैं देसी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट्स से यानी कि देसी रियासतों से 93 सीट्स निकल के आएंगी। इस 296 में फर्दर डिवीजन था 292 और 4 में। ये जो 292 सीट्स हैं ये आनी थी गवर्नर्स प्रोविंस में। अभी मैं मतलब बताऊंगा होता क्या है, वैसे उतना डीप में पूछता नहीं है। गवर्नर्स प्रोविंस से निकल के आई थी, और जो 4 निकल के आई थी ये निकल के आई थी चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ है क्या, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 296 मतलब डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का शासन है, और 93 में नहीं है। प्रिंसली स्टेट वो होते हैं जहाँ पे राजे रजवाड़े रूल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है अंग्रेज़ों के अंडर में ही है, लेकिन अंग्रेज़ों ने सोचा कौन एडमिनिस्टर करे, तुम रूल करो आराम से, पैसा वैसे टैक्स वैक्स हमको दे दिया करो और अपना रूल करो। यहाँ पे क्या ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली गवर्नर को अपॉइंट कर रखा है रूल करने के लिए, और यहाँ पे ये टोटल 11 थी।
11 गवर्नर प्रोविंस थी और 4 आपकी ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, और हर कमिश्नर प्रोविंस से, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से एक एक सीट निकल के आनी थी। ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि गवर्नर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट का बीच का है, कि एक चीफ कमिश्नर को अपॉइंट कर रखा है और वो वहाँ पे रूल कर रहा है। तो इस तरह से ये कुछ सीट्स का डिवीज़न था। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि बीच बीच में कभी होता है कि बफरिंग या फिर वॉइस का हो जाता है। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 4 चीफ कमिश्नर यहाँ पे प्रोविंस थी। अब यहाँ पे किस तरह से इलेक्शन हुआ था उसको समझिए ज़रा। ये जो थी ना, ये इलेक्टेड थे, ये लोग इलेक्टेड थे। इनकी बात करें, ये नॉमिनेटेड थे। ये इलेक्टेड थे और ये नॉमिनेटेड थे, नामित थे। तो यानी कि अगर ये स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर ये आ गया टोटली इलेक्टेड, गलत, टोटली नॉमिनेटेड, गलत। अब इसका मतलब क्या होता है? इलेक्टेड का मतलब होता है वोट डाले होंगे किसी ने, उसके थ्रू आएंगे। इसका मतलब है वोटिंग वोटिंग कुछ नहीं हुई, जो वहाँ पर राजा रूल कर रहा है उसने किसी अपने एक प्रतिनिधित्व को भेज दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, अब ये लोग क्योंकि उतने ज़्यादा सीरियस थे नहीं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्या लेना देना, कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, तो इन लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं उसमें। तो ये बात सही होगी कि वो पार्टी इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। लेकिन अब पार्टी इलेक्टेड तो थी, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो 2 तरह के इलेक्शन होते हैं जो आप पॉलिटी में बहुत जगह पढ़ोगे, पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, लोकसभा में, राज्यसभा में, वाइस प्रेसिडेंट में, बहुत हर जगह आप देखोगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जिसको प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, उसमें लोग डायरेक्टली जाके वोट करते हैं, यहाँ पे लोगों से लेना देना है। ठीक है, इनडायरेक्टली जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होते हैं, लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे राज्यसभा में, तो राज्यसभा के लिए चुनाव हम लोग वोट नहीं डालते हैं, हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में हम लोगों ने चुन के भेजे, उन लोगों ने चुनाव चुन के राज्यसभा में भेजे। उसी तरह यहाँ पे क्या था, जो हमारे प्रोविंसेस थी, तो प्रोविंसेस के जो लोग थे, प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उन प्रोविंशियल असेंबलीज में हम लोगों ने, यानी लोगों ने, जो उस समय हुआ करते होंगे हमारे, ठीक है, लोग, वो लोग, उन लोगों ने चुन के भेजा होगा प्रोविंशियल असेंबलीज में। उन प्रोविंशियल असेंबलीज से ये 296 लोग निकल के आने थे, जो कि फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ थी। कम्युनिटीज़ का डिवीज़न 3 बेसिस पे हुआ था, मुस्लिम, सिख, ये कम्युनिटी का डिवीज़न, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। हिंदू नहीं था, मतलब हिंदू थे लेकिन ऐसा कैटेगराइज करके हिंदू नहीं था। मुस्लिम, सिख, और मुस्लिम सिख को छोड़ के जितने हो गए सब आपके जनरल में आ जाएंगे। 1 मिलियन पॉपुलेशन से, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख पॉपुलेशन से एक सीट निकलनी थी, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और जब ये हमारा इलेक्शन, अब इसके बाद इलेक्शन होंगे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, पार्टी इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड थी, और 3 कम्युनिटीज़ थी, इसमें मुस्लिम, सिख, जनरल, और 10 लाख से एक सीट निकलने वाली थी। अब होते हैं यहाँ पे क्या? इलेक्शंस। अब यहाँ पे हम लोग कराएंगे चुनाव। ठीक है, इसको यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। चुनाव कब हुए थे इस पे भी आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इलेक्शंस, और अभी हम एमसीक्यू भी देखेंगे। तो इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में। रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट में यहाँ पे मेजॉरिटी मिलती है हमारे कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पे मेजॉरिटी सीट निकाल के ले जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसको मेजॉरिटी मिलती है। लेकिन जो हमारी कांग्रेस थी वो माइनॉरिटी में सिमट के रह जाती है। अगर यहाँ पे अगर आपसे सीट पूछ ले कि कितनी सीट मिली, तो टोटल 208 सीट्स मिली कांग्रेस को। लेकिन जो ये मुस्लिम लीग थी, जिन्ना वाली पार्टी, इसको सिर्फ और सिर्फ 73 सीट्स मिलती हैं, और बाकी की जो सीट्स हैं वो इंडिपेंडेंट वालों को यहाँ पे टोटल 15 सीट्स मिलती हैं। तो 208 सीट्स कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, और 15 जो है इंडिपेंडेंट वालों को मिली। मुस्लिम लीग समझ गया कि वो यहाँ पे माइनॉरिटी में सिमट के रहेगी, और आगे भी माइनॉरिटी में सिमट के रह जाएगा, और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने की घोषणा करी, मार काट मचवाई, और इस वजह से माउंट बैटन को भेजा गया, जो उस समय गवर्नर जनरल था इंडिया का, और उसने एक पार्टीशन प्लान रखा जिसको हम बोलते हैं माउंट बैटन प्लान, और उससे एक तरह से इनको अलग से पाकिस्तान दे दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो हमारी जो 389 सीट्स थी, अब वो 389 नहीं बचेंगे, क्योंकि अब वो पाकिस्तान खुद का अलग अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा, खुद का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो नाउ आफ्टर मुस्लिम लीग, आफ्टर द मुस्लिम लीग बॉयकॉट, मैं बोल सकता हूँ आफ्टर द मुस्लिम लीग बॉयकॉट, जो सीट्स बची, ठीक है, जो रिमेनिंग सीट्स, ठीक है, जो रिमेनिंग सीट्स बची वो कितनी रहीं? 299। ठीक, पाकिस्तान अलग, भारत अलग।
अब भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठेगी ये मान के कि गंदगी गई अब यहाँ से, अब एटलीस्ट जितने लोग हैं सही लोग हैं, अब यहाँ पे होती है फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे होगी फर्स्ट मीटिंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अब बनना चालू होगा हमारा देश का संविधान। तो फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को 1946 को 211 मेंबर्स इसको अटेंड करते हैं, मस्त नहा धो के आते हैं संडे को, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है। बस 4 दिन बाद ही 13 दिसंबर को नेहरू जी कुछ लेके आते हैं। वो क्या लेके आते हैं? ये लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको बोलते हैं उपदेश प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी मूव्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ये आपका उसमें लिखा रहेगा नोट्स में, चिंता ना करिए, ठीक है, समझते जाइए। 13 दिसंबर को, यानी कि फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को ही और 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कर देते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो जो अभी हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे कल के टॉपिक में, तो उसमें देखेंगे जो हमारा प्रीएम्बल बना वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना। सर प्रीएम्बल क्या है? तो बेसिक इतना समझ लो कि इसमें नेहरू जी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोल दिया कि हम किस तरह के देश हैं, किस तरह का देश बनना चाहते हैं, हमारा नेचर क्या और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक सॉवरेन और रिपब्लिक देश हैं, हमें सभी भारत के लोगों को जस्टिस देना है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस देना है, रियल अथॉरिटी लोगों के हाथ में देनी है। इस तरह का संविधान हमें बनाने की कोशिश करनी है, ये था। इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज फाइनली अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना हो और बहुत ही कायदे से कॉन्स्टिट्यूशन बने, इसलिए हमारी बनाई जाती हैं कमिटीज़, जिनको हिंदी में बोलते हैं समितियाँ। कमिटीज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेजर और माइनर कमेटी, यानी कि एक तो मुख्य समिति और दूसरी लघु समिति। मेजर हमारी टोटल थी 8, माइनर थी टोटल 13। अब यहाँ पे ताकि फ्लो ना बिगड़े इस वजह से अभी मैं इन कमिटीज़ को नहीं बता रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ यहाँ पे, वो हम आगे देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। मैं पूरा चार्ट वार्ट लगा रखा है वहाँ पे, हम लोग मैं आपको बता दूँगा कैसे मेजर माइनर कमिटीज़ याद करनी, बिकॉज सीजीएल 2022 में इस बार तो मैं नहीं बोलूँगा कि क्वेश्चन आए बहुत ज़्यादा, लेकिन सीजीएल 2022 में काफ़ी क्वेश्चन आए इन कमिटीज़ पर, ठीक है। तो कमिटीज़ बनी 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज़ यहाँ पे बनती हैं। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, ठीक है, मोस्ट मैं बोल सकता हूँ इंपॉर्टेंट कमेटी वॉज दी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके बारे में बस यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी जो कमिटीज़ हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमिटीज़ में से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, बिकॉज इसको हर कमेटी से एक तरह से रिपोर्ट लेनी होती थी और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था। तभी हम देखेंगे कि फिर हमारे जो अम्बेडकर जी हैं वो अपना फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखते हैं, ठीक है। तो दैट वाज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको मसौदा समिति भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में मसौदा समिति बोलते हैं। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, ठीक है। एक तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने मेंबर्स थे, तो टोटल 7 मेंबर्स थे। और उस 7 मेंबर कौन कौन से थे ये भी एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो चेयरमैन इसके हमारे अम्बेडकर जी थे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी इसके क्या थे? चेयरमैन थे कमेटी के। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी इस वजह से इनका सबसे बड़ा रोल था, और इसी वजह से इनको हम जानते हैं मॉडर्न मैन या फिर मॉडर्न मनु। हिंदी में मनु बोलते हैं, इंग्लिश में मैन बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न मनु आप लिख लीजिए, मॉडर्न मनु। क्लियर? अब इसमें और कौन कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कृष्ण स्वामी, नोट्स में आपको मिलेगा अय्यर, ठीक है। फिर हमारे थे गोपाल स्वामी, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, यानी अय्यर थे और दूसरे अयंगर थे। याद हो जाएगा ना अभी, अम्बेडकर जी तो सबको याद है, अय्यर जी अयंगर बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूछ लेता है ऐसे, इस वजह से थोड़ा सा देख लीजिए। सादुल्ला जी एक थे हमारे, ठीक है, ऐसे याद रखो। एक मुस्लिम मेंबर भी थे सादुल्ला करके। अब यहाँ पे जो बाकी के हैं, जैसे 1 2 3 4 हो गए हमारे 7 मेंबर थे ना, अम्बेडकर जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे और भी थे, जैसे कि BL मिट्टर, ठीक है। BL जो मिट्टर जी थे ये पहले तो थे, लेकिन इनकी आई थिंक तबीयत वगैरह कुछ ख़राब हो गई थी, इसके बाद इनको रिप्लेस कर दिया था N माधव राव ने, ठीक है। यूजुअली आपसे ये जो शुरुआत के 4 हैं, अम्बेडकर जी तो सबको बताता है, कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्ला, ये रिपीटेडली आपसे पूछता है। और एक थे हमारे DP खैतान, इनका भी कुछ हो गया था। इनमें से एक लोग की आई थिंक डेथ हो गई थी, आई थिंक DP खैतान जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद TT कृष्णमाचारी आ गए थे यहाँ पे, ठीक है, TT कृष्णमाचारी, ठीक। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू करती है और टोटल इसमें जो हमारे सेशंस होते हैं, टोटल 11 सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। जिस तरह अभी हमारे सेशंस होते हैं ना पार्लियामेंट के, उस तरह इसके टोटल
पूरे 11 सत्र हुए और 165 दिन ये बैठी, 165 डेज़ बैठी। इसने टोटल 2 साल 11 महीने, ठीक है, 11 महीने और 17 कहीं कहीं 18 17 डेज़ लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये टोटल टाइम लगा, जब नोट्स में जो बना रहे हैं तो उसमें लिखेंगे टोटल टाइम, और इस तरह से 2 साल 11 महीने और 17 दिन का टाइम लगा। इतना टाइम लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन यहाँ पे ड्राफ्ट भी कुछ तैयार हुए थे, ठीक है। ये टोटल 11 सेशन हुए थे और इन 11 सेशन में आपको बता दूँ, कई बार ये पूछ लेता है फर्स्ट वाला, ठीक है, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। ज़्यादातर अगर कहीं आप देखोगे तो ये तो पूछेगा कि कितने सेशन, 11 सेशन, पहला, 10वां और आखिरी जो कि 11वां है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो पहला जो हुआ था वो 9 से लेके 23 दिसंबर तक हमारा सत्र हुआ था। फिर अगर हम बात करें सो ऑन करके, हमारा जो 10वां सत्र हुआ था 10th वाला, वो 6 से लेके 17 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और जो हमारा 11th जो लास्ट सेशन था दैट वाज हेल्ड ऑन 14 से लेके 26 नवंबर 1949। ये डेट्स याद कर लीजिएगा अगर मैं चीज़ बता रहा हूँ तो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ रटनी है और कौन सी नहीं, तो ये याद कर लीजिएगा बिकॉज इस पर क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक कि कितने क्या सेशंस हुए, ठीक है, पहला कब हुआ, 10वां कब हुआ और 11वां वाला कब हुआ। फाइनल जो ड्राफ्ट, एक बार ये भी आपसे पूछ लेता है कि फाइनल ड्राफ्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अंबेडकर जी ने रखा था, कब रखा था, ठीक है। तो फाइनल ड्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, और ये जो ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्राफ्ट मतलब भी फाइनल हुआ नहीं है, ड्राफ्ट है, सब लोग उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये जो ड्राफ्ट है ना, लोगों के सामने भी रखा गया था। एक बार पता नहीं क्वेश्चन आई थिंक मैंने देखा था एक CAPF में तो आ चुका है, UPSC CAPF में, कि ये जो ड्राफ्ट है ना लोगों के लिए भी रखा गया था कि वो भी अपने सुझाव दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, उसमें अमेंडमेंट करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट जो was introduced by Ambedkar ji on डेट याद रखिएगा 4 नवंबर 1948। ये फाइनल ड्राफ्ट रखा था इस दिन। क्लियर। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फाइनल ड्राफ्ट रखा, इसके बाद फाइनली ये हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, या फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं 26 नवंबर 1949 को। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर हम बोल सकते हैं कि संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे, या जो हिंदी में नोट्स बना रहे हैं तो हिंदी में चीज़ ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें आप अपने अनुसार लिख रहे हैं, ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ताकि वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नोट्स हों। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने 26 नवंबर को इसीलिए मनाते हैं बिकॉज इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। लेकिन बात ये है थोड़ी सी क्रिटिकल, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो कर लिया, बट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स का हिंदी मतलब होता है लागू करना, वो हमने नहीं किया 26 नवंबर 1949 को, वो हमने किया 26 जनवरी 1950 को। बात यहाँ पे ये आती है कि जब हमने अडॉप्ट कर लिया तो एनफोर्स तुरंत क्यों नहीं किया। रीज़न इसका बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा रीज़न है। नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आते हैं, वो ये बोलते हैं कि याद करिए 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे, फिर पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, क्योंकि लाहौर का सेशन हुआ था 1929 में और ये उस सेशन में डिक्लेयर किया गया था। इसलिए उन्होंने बोला क्यों ना 26 जनवरी जो हमारा इतना ऑस्पिशियस डे है, उसी दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करते हैं। तो ये डेट ऑफ एनफोर्समेंट है। बट देयर इज़ अ कैच हियर। कैच यहाँ पे ये है कि भले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से एनफोर्स तो 26 जनवरी 1950 को किया, लेकिन कुछ प्रोविजंस थे हमारे जो 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्स कर दिए गए। उसका रीज़न क्या था कि उसके बिना हमारा एक तरह से जो देश है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम वेट करता रहेगा, ठीक है, चीज़ें वेट करती रहेंगी। तो इसलिए जो हमारे प्रोविजंस थे रिगार्डिंग सिटीजनशिप, प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस and provisions regarding the provisional parliament, इन 3 चीज़ों को लेके जितने भी हमारे आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं आर्टिकल भी मेंशन करवा दूंगा नोट्स में, तो वो आर्टिकल्स को यहाँ पे लागू कर दिया गया, जिनके बिना हमारा देश बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता था पूरी तरह से। इस दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नाउ अब यहाँ पे कुछ और हम एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं, लेकिन बस कुछ और एक्स्ट्रा सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, इक्का दुक्का और चीज़ें बाकी हैं। तो फाइनल एनफोर्स भी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ये जान लीजिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसने सिर्फ एक फंक्शन नहीं परफॉर्म किया, इसने मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म किए। एक तो आप समझ गए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, लेकिन दैट वाज जस्ट
वन फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शंस थे। एक तो मेजर तो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लेकिन एक और इसका मेजर फंक्शन था, वो दैट वाज टू लेजिस्लेट। टू लेजिस्लेट, लेजिस्लेट का मतलब क्या होता है? टू मेक लॉज। जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉज बनाता है, कानून बनाता है। तो कानून बनाने का भी काम किया। क्यों किया? क्योंकि अब संविधान भैया देख लो, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सीटिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब होता है? एक तरह से देखें तो अडॉप्ट हम कब करते हैं? 26 नवंबर 1949 को। कितना टाइम इलाप्स कर गया? लोग क्या आइडल बैठे रहेंगे स्टैच्यू बन के? क्या कोई क्राइम नहीं होगा? क्या किसी तरह का कोई लॉ को कोई वो नहीं होगा, मतलब कुछ भी डिस्प्यूट्स नहीं हुए लोगों के बीच में? तो लॉस तो ज़रूरी है ना उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, देश को मैनेज करने के लिए। तो वो कौन बनाएगा भाई? लेजिस्लेचर भी बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। लेकिन तब तो इलेक्शन ही नहीं हुए थे, तब इलेक्शन नहीं हुए थे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करती थी। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थी, और दूसरी ये हमारी लेजिस्लेचर की तरह भी बिहेव करती थी एज टू मेक लॉज। ठीक है, इट ऑल्सो मेट एज लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पे भी परफॉर्म किया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के तौर पे बैठती थी, तो इसको जो हेड करते थे या फिर जो इसके प्रेसिडेंट होते थे या फिर अध्यक्ष होते थे, चेयरमैन होते थे, वो होते थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हम इसी वजह से बोलते हैं कि हमारे चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट थे। लेकिन आपसे ये भी पूछता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी चेयरमैन या फिर टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? तो टेम्पररी चेयरमैन ये थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पररी क्यों थे? क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो तब तो इलेक्शन हुए नहीं थे कि भाई इलेक्शन से हमने कोई प्रेसिडेंट को चुन लिया, अपने परमानेंट प्रेसिडेंट को, परमानेंट चेयरमैन को। तो इसीलिए फ्रेंच प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हुए जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे उस समय के सच्चिदानंद सिन्हा, उनको उस समय राजगद्दी पर बिठा दिया गया, सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो कि आरा बिहार से चुन के आए थे। और वैसे अम्बेडकर जी से अगर कभी आपसे सवाल पूछ ले कि अम्बेडकर जी कहाँ से चुन के आए थे, तो याद रखिएगा ये बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए थे हमारे अम्बेडकर जी। एक बार पूछ लिया था उसने क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होगी, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन चलो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। और जब वो लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पर बैठती थी, तो इसके हेड होते थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको कि आप ये भी पढ़ते हैं कि ही इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये हमारे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ बनाने के लिए बैठती थी, तब GV मावलंकर हेड होते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठते थे तो राजेंद्र प्रसाद हेड होते थे। यानी कि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शनड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, और ये हमारा लॉ मेकिंग के तौर पे भी बना। ठीक है, एक चीज़ अब यहाँ पे और देखिएगा कि इसके, ये हमने प्रेसिडेंट तो पढ़ लिया, अगर आपसे वाइस प्रेसिडेंट पूछ ले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे, तो ये VT कृष्णमाचारी। ठीक है, HC मुखर्जी, दो लोग थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, ये दो लोग थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे हम थोड़ी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, जिनको हम बोलते हैं संवैधानिक सलाहकार। ये थे हमारे BN राव, जिनको हम बोलते हैं बेनेगल नरसिंह राव। ठीक, ये हमारे लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। इसमें हमारे चीफ एक ड्राफ्ट्समैन भी थे। ठीक है, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो थे हमारे SN मुखर्जी। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मुखर। ठीक है, तो SN मुखर्जी पूरा नाम है, नोट्स में ही ऐड करेंगे पूरा। टोटल मैंने आपको टाइम बता दिया कितना लगेगा, लेकिन अभी मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 फंक्शन परफॉर्म किए, लेकिन इसने और फंक्शन परफॉर्म किए। वो कौन से फंक्शन है वो देखिए, अदर फंक्शन परफॉर्म करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। कौन कौन से अदर फंक्शंस परफॉर्म थे यहाँ पे? ये थे, इसने कई चीज़ें हमारी अडॉप्ट करी। जैसे फॉर एग्जांपल इसने हमारे नेशनल जो फ्लैग था इसको अडॉप्ट किया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कब अडॉप्ट किया। ठीक है, दूसरा है हमारा, इसने नेशनल जो एंथम है हमारा, नेशनल एंथम जन गण मन, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत। ठीक है, पता नहीं क्यों राहुल गांधी की याद आ जाती है, राष्ट्रगीत बजाइए ज़रा। और ठीक है, उन्होंने तो गलती कर दी, राष्ट्रीय गान की जगह राष्ट्रगीत बोल दिया, लेकिन भाई जो बजाने वाला था उनसे भी
बड़ा वाला था वो, बता देता है नेपाल का नेशनल एंथम, है ना, अभी रिसेंट का वीडियो था, आपने देखा भी होगा। खैर, फ्लैग अडॉप्ट होता है हमारा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हम अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करते हैं। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेशनल एंथम जनगण मन, जिसको किसने लिखा था? हमारे कौन थे जिनको पहला नोबेल मिला था? गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चैटर्जी। दोनों को अडॉप्ट किया जाता है 24 जनवरी 1950। इस डेट को इस तरह से भी याद रखिएगा, ये डेट और मायनों में इम्पॉर्टेंट है। इसी डेट को हस्ताक्षर हुए थे जो हमारा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो साइंड बाई दी, याद मतलब इसमें इस तरह से लिखिएगा जो नोट बना रहे हैं कि ऑन दिस डेट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड बाई दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स। इस दिन साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने किए थे? 284, जिसमें कि हमारी टोटल 15 महिलाएं थी। इसमें कुछ लोग एब्सेंट भी थे, ठीक है, लेकिन वो सारी मेल थे, हमारी फीमेल कोई एब्सेंट नहीं थी, ठीक है। तो 15 हमारी फीमेल्स थी। इन फीमेल में हमारी थी जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, इसको एक्स्ट्राज में ऐड करिएगा जो नोट्स बना रहे हैं, अगर ऐड करना है इस चीज़ को तो। राजकुमारी अमृत कौर जो हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। इसमें थी हमारी सुचेता कृपलानी जो हमारी देश की पहली चीफ मिनिस्टर थी यूपी से। देश की पहली हमारी गवर्नर राज्यपाल, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो कि यूपी की थी, वो भी इसमें शामिल थी इन 15 में से। क्लियर है? तो ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो नेशनल एंथम अडॉप्ट होता है, सॉन्ग अडॉप्ट होता है, साइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स, एंड इसी दिन लास्ट सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। बट दैट डजंट मीन कि वो डिसॉल्व हो गई। क्यों डिसॉल्व नहीं हुई? ये इसलिए डिसॉल्व नहीं हुई बिकॉज 26 जनवरी से फिर बैठ गई एज फंक्शनिंग एज दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, क्योंकि अभी आम चुनाव नहीं हुए थे, जिससे कि हमारी सरकार अभी नहीं बनी थी। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो अभी नहीं बने थे। चुनाव होते हैं 1951-52 में, तब तक ये अभी डिसॉल्व नहीं हुई थी। लास्ट सिटिंग हुई थी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बॉडी, लेकिन ये फंक्शन करती है, डिसॉल्व नहीं हुई थी। फ्लैग अडॉप्ट हो गया, एंथम अडॉप्ट हो गया, सॉन्ग अडॉप्ट हो गया। अब इसी डेट को एक और भी हुआ था, एक और काम हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे ना, अब राजेंद्र प्रसाद हमारे इस तरह से लिखना है कि राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी डेट को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? और एक आखिरी काम जो इन्होंने किया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रैटिफाई किया। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं इसी तरह से लिखिए, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप रैटिफाई ये किया मई 1949 को, मई 1949 को। अब यहाँ किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। टाइम बता दिया, लेकिन बस एक और फाइनल चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, उसको लास्ट में ऐड करना, जो भी यहाँ पे नोट्स बना रहा है, बस एक फाइनल चीज़, एंड दैट वाज कि हमारा जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसने बनाया। ठीक है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसकी कैलीग्राफी किसने की? हैंड रिटन, या फिर मैं बोल सकता हूँ कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी किसने की? ये किया हमारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण। अब किसी कोई डाउट है ना तो वो लिखता जाए कमेंट में, मैं देख लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना जब आप भेजते हो फिर मेरे पास रिसीव होता है। ये हैंड रिटन, ये इंग्लिश वर्जन में था। कैलीग्राफी अगर इन हिंदी पूछ ले कि हिंदी में किसने कैलीग्राफी की थी, यानी हाथ से लिखा था, 6 महीने लगे थे सर को हाथ में लिखने। और कितना, क्योंकि जो हमारे देश का संविधान अभी हम फीचर्स पढ़ेंगे तो इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सर अलिखित संविधान क्या होता है अभी सारी चीज़ें देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इन हिंदी में उसको किसने वो लिखा था? ये लिखा था हिंदी वर्जन वसंत कुमार वैद्य ने। वसंत कुमार वैद्य। क्वेश्चन ये बनता है कि इसको डेकोरेट या फिर ब्यूटीफाई किसने किया? तो डेकोरेट करने का काम हमारे करते हैं नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस और इनके एक शिष्य होते हैं जिनका नाम है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, जो कि प्रियम्बल है ना हमारे देश का प्रस्तावना, उसको भी ब्यूटीफाई यही करते हैं। और कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ही करते हैं। उसकी खत्म होती है यहाँ पे हमारी चीज़ें। अब हम करेंगे कायदे से क्वेश्चंस, ठीक। आई होप अब यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा, और होगा तो पूछ लीजिए। और पहले क्वेश्चन को अडॉप्ट करिए, मतलब नॉट अडॉप्ट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज, सिंबल वॉज एलिफेंट। यस, यहाँ पे ये भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि सिंबल वॉज एलिफेंट। एलिफेंट क्यों था? अब इसको भी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान था। सबसे बड़ा लिखित संविधान था, दैट मीन कि सबसे बड़ा हमारा जानवर किसको हम मानते हैं?
हाथी को, तो उससे आप याद रख सकते हैं सिंबल जो हमारा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, दैट वाज एलिफेंट। इज दैट क्लियर? ये वीडियो कब तक रहेगा मैं बता दूंगा लास्ट में, कब तक रहेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पे करते हैं, आई थिंक किसी कोई डाउट नहीं है ना। डिफरेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ मेकिंग बॉडी, सोमनाथन प्रधान पूछे हैं। देखो सोमनाथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लॉ एक चीज़ होती है, पार्लियामेंट बनाता है। लॉ को अमेंड करना बहुत आसान होता है, लॉ को चेंज करना बहुत आसान होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से जो हमारे फोर फादर्स लिख के गए थे उसको चेंज करना बहुत कठिन होता है। ये इस वीडियो के लास्ट पार्ट में देखूंगा कितना कठिन होता है। वैसे तो अमेंडमेंट चैप्टर अलग से है, उसको करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे, उस चीज़ को लेकर चिंता ना करिए। और किसी कोई डाउट? हिंदी में भी नोट्स होंगे, हर्ष चिंता ना करिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस सब में ये यार हेल्पफुल है, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं कोई अलग अलग से बैच नहीं लाने वाला हूँ कि ये इसके लिए उसके लिए फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। ये बैच वो बैच जो है सो है ये, ठीक है। और मैं पूरा अपना शिद्दत 100% दे रहा हूँ, और मैं वो आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये यहाँ पे सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब मैं खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ एक तरह से। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एसएससी के एजुकेटर हैं, उनको मैं थैंक्स से बोलना चाहूँगा जिन्होंने चैनल को रिकमेंड किया है कि आप यहाँ पे से पूरी तरह से जीके पे रिलाई हो सकते हैं। तो एक तरह से मेरी ड्यूटी उनके प्रति बनती है कि उनकी भी बात को मुझे रखना है, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन वॉज यूएसए। आंसर सभी का आई थिंक सही है, मैच करते जाइए। डिपेंड ये नहीं करता सही है गलत है, बिकॉज ये हमने क्या क्वेश्चन अभी पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है अभी तक, तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो कुछ इक्का दुक्का चीज़ें आई हैं जो हमने अभी नहीं की है, जो हम यूजुअली, अब जैसे अगर मैं यहाँ पढ़ा के छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने एक तरह से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ बता रखा है, आपको सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं बचा। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कभी कोई कवर हुई चीज़ नहीं हुई, ये हम PYQs के थ्रू करेंगे। तो यूएसए ने वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन 1788 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करता है। ये आज़ाद होता है यूएसए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो देख लो अगर कभी पूछ ले तो, ठीक है। 4 जुलाई 1776 को ही आज़ाद होता है और 1788 को एक तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसका भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर। अभी रिटन अनरिटन में डिफरेंस बताऊंगा। इन विच ईयर, लेकिन यूके का अनरिटन है, हाँ। इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया? ये क्वेश्चन किया है? नहीं किया है, तभी तो PYQs कर रहे हैं भाई। वहाँ पे अगर मैं करवाता उसका कोई लॉजिक नहीं था। अब देखो, साइमन कमीशन भारत आता है, तुम में से 90% लोग जहाँ देख रहे हैं पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, ठीक है। एक कमीशन आया था 1928 में, ठीक है, 1928 में कमीशन आया था, 7 मेंबर्ड कमीशन था, वो देखेंगे, अभी लिखना नहीं है इसको, लिखना बिल्कुल नहीं, नोट्स भी बना रहे उनको भी नहीं लिखना। 7 मेंबर्ड कमीशन था, सारे अंग्रेज थे, कोई इंडियन नहीं था, इंडियंस ने इसका बॉयकॉट किया। इसके अपोजिशन में इंडियन ने बोला क्या है, तो बर्किनहेड उस समय क्या था, बर्किनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था भारत का। सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, ऐसे समझ लो अभी के लिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था जो ब्रिटेन में बैठ के भारत के अफेयर्स को रेगुलेट करता था वाइस रॉय के साथ मिलके। बर्किनहेड बोला अच्छा अगर इतना अपोज करे तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, बहुत वो हो तो इसने चैलेंज दिया इंडियंस को कि खुद का बना लो। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया इंडियंस ने। मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई कांग्रेस ने विद 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, और उसने एक दिया रिपोर्ट, उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट कब दिया, 1928 में, 1928 में। इसके अपोजिशन जिन्ना उछल के आ गया, उन्होंने अपने 14 पॉइंट दे दिए। चलो मैं ये भी लिख देता हूँ, जिन्ना ने, अगर लिखना भी तो इसको एक्स्ट्राज में साइड में लिखना, ठीक है, एक्स्ट्राज में। जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए इसके अपोज में, ठीक। अगला देखते हैं, आपके अराउंड 38 क्वेश्चन है इन टोटल, जल्दी जल्दी हो जाएंगे बिकॉज सब कुछ कर चुके हैं हम, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 28, 39, 19 या फिर 34? कब बताया था मैंने आपको? 1934 में MN रॉय पहले रखते हैं ऑफिशियल तौर पे कांग्रेस की तरफ से। 1935, सर 1935 तो ऑप्शन में है ही नहीं है तो फिर 34 मारो। ये अब मैं चाहता तो 1935 जानबूझ के रख सकता था वो दिखाने के लिए, लेकिन ये एक्चुअल में ऑप्शन आया ही नहीं था जब एसएससी ने अभी पूछा। तो मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि 35 नहीं ऑप्शन में तो 34 है वो आप मारिए, ठीक। लेकिन ऑफिशियल तौर पे है यही कि 1934 में MN रॉय ने सबसे पहले रखी, और वो MN रॉय ही थे जिन्होंने एक तरह से बात कही और उसको अडॉप्ट किया एक तरह से कांग्रेस ने। तो हो सकता है उस सेंस से इसने 1934 दिया। अब किसको करने की जरूरत है, अब खट खट क्वेश्चन होंगे, इक्का दुक्का जो होंगे उनको पढ़ेंगे कायदे से। टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389। इसमें से कितने रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट थे? याद करो, 389 डिवीजन किस तरह से किया था। 296 ब्रिटिश भारत से आने थे, 93 प्रिंसली स्टेट से आने थे, ठीक है। कहाँ से आने थे? देसी रियासतों से आने थे, खत्म। 93
अगला, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी बताया। कितनी थी? 15 थी, जिन्होंने साइन किया 24 जनवरी 1950 को, फाइनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 15। टोटल 284 लोगों ने साइन किया था ना, उसमें से 15 हमारी वेमेन थी। आगे हमारा, हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 304, 299, 308 या फिर 310 प्रारंभ में। तो वैसे तो हमारे इतने से 389 होने थे, लेकिन एक्चुअल में प्रारंभ में हमारी 299 ही सीट्स बची, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की बात कही गई है। पाकिस्तान वाला चला गया था, मुस्लिम जिन्ना अपना चला गया था, तो उसकी चली गई थी, तो 299 सीट बची थी हमारी। ठीक। हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज लेटर अडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव किसने पेश किया जिसके बाद भारत में संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया? किसने रखा? नेहरू ने। कब रखा? अभी हमने पढ़ा था कि हमारी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने रख दिया। ठीक है, इन्होंने रख दिया और इसको अडॉप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो अब जब मैं तुम्हें ये हम लोग करते थे ना इंटेंस रिवीजन में, फिर रिवीजन में जब आगे करेंगे तो पता है मैं क्या बोलूँगा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, तुम समझ जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे नेहरू जी, फिर उसको संविधान ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। अब ये इसकी प्रेरणा पता है मुझे कहाँ से मिली? हमारे गांव में एक दादाजी हुआ करते थे। वो दादाजी क्या होता है, जैसे उनसे पूछा जाए, जैसे हमारे यहाँ एक ब्लॉक पड़ता है घाटमपुर, और हमारा जो गांव है वो घाटमपुर ब्लॉक में आता है, कानपुर वाले जानते होंगे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल उनसे पूछा था, दादा कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? तो बोलेंगे साइकिल कि मतलब पैदल क्यों आ रहे हो, साइकिल पैदल क्यों आ रहे हो? तो बोलते हैं साइकिल पैदल, साइकिल पंचर, घाटमपुर पैदल। तो मतलब घाटमपुर जा रहे थे, साइकिल पंचर हो गई, इस वजह से पैदल आना पड़ रहा है। तो शॉर्ट में बात को कैसे रखा जाता है कि शॉर्ट में इतनी सारी चीज़ें अगर हमें रिवाइज करनी है तो इस तरह से रिवीजन करना होगा। इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब बताइए कौन था? अब देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और आई होप ये सभी लोग कर पाएंगे, बिकॉज अभी मैंने बताया अगर ये नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि आप फिर वहाँ पे एग्जाम में लटकने वाले हैं। उसका रीज़न ये है, एग्जाम में कभी आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि एकदम डायरेक्ट छपा वही मिल जाएगा। हो सकता है कि वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे वो पूछ ले, हिंदी नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं आंसर क्या होगा। इंतरिम का मतलब क्या होता है? परमानेंट नहीं, टेम्पररी एक तौर से। तो आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे हमारे। सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा होगा, जो आरा बिहार से चुने गए थे। इंतरिम प्रेसिडेंट का मतलब है टेम्पररी प्रेसिडेंट। परमानेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट वीटी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर बी.एन. राव, चीफ ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी। इस तरह से रिवीजन होना चाहिए। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? पहले इलेक्शन कब हुए थे? अभी बताया था, याद करो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन जिसमें कि कांग्रेस मेजोरिटी में आई थी, 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को बेचारे को 73 मिली थी, जुलाई अगस्त ऑफ 1946। अरे ऐसे गेस करो ना, 1947 तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए होंगे तभी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो पहला सिटिंग 9 दिसंबर 1946 का हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है 1946 में आपके इलेक्शन हुए होंगे। व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस? पहली मीटिंग कब हुई? खत्म। अब ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। ठीक है, हाउ मैनी, अब इसमें स्पीड आपको नहीं लगनी चाहिए कि सर स्पीड में कर रहे हैं, सब कर चुके हैं। हाउ मैनी टोटल सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड? टोटल कितने हुए थे बताइए, याद करिए। 8, 11, 12, 15। जल्दी से आंसर दीजिए, एकदम चार्ज रफे में। ठीक है, जल्दी से ख़त्म करो। 11, ताकि बाकी सब्जेक्ट भी तो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उस सेंस ऑफ अर्जेंसी से पढ़ा करो, इस सेंस से नहीं कि मज़ा आ रहा है। मज़ा लो, लेकिन उतना ही मज़ा लो जितने टाइम तक हम तुम्हें मज़ा दे रहे हैं। उसके बाद मज़ा लोगे ना तो फिर वो दिक्कत वाली चीज़ है। समझ रहे हो? भावनाओं को समझो थोड़ा सा, है ना। मज़ा लेने के लिए मना नहीं है, लेकिन मज़ा तब तक लो जब तक एक्चुअल में मज़ा हो रहा हो, लेकिन फिर सोच सोच के मज़ा मत लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 11। और मैंने आपको सेशन भी बताए थे कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था, याद करो। फर्स्ट का मैंने क्या बताया था? फर्स्ट सेशन हुआ था 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946। फिर हुआ आपका 10th सेशन, बीच के हमें याद नहीं करना है, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं, बाकी पूछता तो नहीं उतने, और पूछ भी लेगा ना तो यार कितना चीज़ें पढ़ोगे तुम, खुद भी तो सोचो। मैं पढ़ाने को तो यहाँ पे लिखवा दूँ बड़ा चौड़ में कि देखो ये सारी दूसरा तब हुआ, तीसरा तब हुआ। याद कर पाओगे वो डिपेंड करता है, जितना याद कर पाओ उतना याद करो बस। ठीक है, उतना पढ़ो। अब ऐसा भी नहीं कि सर हम तो कुछ भी नहीं याद कर सकते, तो मत याद फिर पढ़ो फिर, है ना। और लास्ट वाला जो हुआ था, जो 11th हुआ था, 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, 1949 को। क्लियर है? ये भी आपका 1949 में ही है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं 14th, हु वॉज अपॉइंटेड एज द असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल एडवाइज़र थे। ख़त्म। अयंगर जी क्या थे हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके एक मेंबर थे। अम्बेडकर जी हमारे चेयरमैन थे। मुंशी जी वे हमारे उसी कमेटी के मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का। आई थिंक ये मैं क्या लिखवाना भूल गया था क्या वहाँ पे, आई थिंक जैसा मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मुंशी जी ऐसा तो मुझे लग रहा है मुंशी जी का मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया है। तो मुंशी जी आई थिंक वहाँ पे ना 6 बताए होंगे, गलती से ऐसा हो गया होगा तो देख लीजिएगा। वहाँ पे मुंशी भी हमारे थे। मुंशी जी का काम क्या होता है, हम मुंशी जी को किससे रिलेट करते हैं, लिखा पढ़ी के काम से, तो भाई ड्राफ्ट करने के काम से। तो मुंशी जी तो ऑब्वियस बात है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर होंगे। ठीक। 15th पे आते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब यहाँ पे आप फंसेंगे। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, रमैया वस्तावैया, एवी ठक्कर या फिर जेबी कृपलानी या फिर के एम मुंशी जी? कौन थे हाउस कमेटी के चेयरमैन? अब यहाँ पे मैंने आपको कमेटी के चेयरमैन नहीं बताए। याद करिए जब मैं आपको कमेटी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया 8 मेजर और 13 माइनर कमेटीज़ बनी 8 मुख्य समितियाँ और 13 लघु समितियाँ। लेकिन मैंने उसके क्या बोला कि हम आगे देखेंगे। अब वो समय आ गया है आगे देखने का, पीछे देखने का नहीं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं मेजर कमिटीज़, राइट साइड में आप देख रहे हैं माइनर कमिटीज़। कमिटीज़ क्यों बनी थी? ताकि काम को कैटेगराइज किया जा सके और एफएसआर वे में काम ना हो और एक तरह से दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे कमेटी के चेयरमैन तुमसे डायरेक्ट पूछता है। यूनियन पावर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजर कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, ये कमेटीज़ के नाम है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से गुजारिश करूँगा कि यह तो नहीं होगा तो मैं इसके नोट्स लगवा दूंगा हिंदी में भी, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक टिप देता हूँ मैं आपको, जिस भी नाम के आगे यूनियन तुम्हें दिखा मिल जाए उसके चेयरमैन नेहरू ही होंगे। ख़त्म बात। आई एम नॉट सेइंग कि नेहरू जी जो भी कमेटी का नाम यूनियन से शुरू हो रहा है उसके चेयरमैन होंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग दैट कि अगर यूनियन किसी कमेटी का नाम यूनियन से शुरू हो रहा है तो उसके पक्का नेहरू होंगे। अभी भी आप कंफ्यूज होंगे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो जवाहरलाल नेहरू लिखा है यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ पे यूनियन कमेटी यूनियन है क्या इसके नाम के आगे? नहीं है। तो यानी कि अगर यूनियन है तो पक्का नेहरू होंगे। छोड़ो यार सब, यूनियन होंगे तो नेहरू होंगे। एक और एक्स्ट्रा कमेटी है स्टेट। यूनियन और स्टेट हम पढ़ते हैं ना, यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ होता है, सेंटर, राइट। स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। तो ऐसे याद रख लो, जिस भी के नाम के आगे यूनियन या स्टेट होगा उसके नेहरू होंगे। तीनों याद हो गई आपको, हो गई याद यहीं के यहीं, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हम सरदार पटेल जी की जन्म दिवस कब मनाते हैं, जिसको हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? जरा बताइए कब इनका जन्म हुआ था, जिसको हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? अक्टूबर का मंथ है, याद करो कब होता है, लास्ट में है। ठीक है। तो प्रोविंसेस को हम क्यों मनाते हैं एकता दिवस? क्योंकि भारत को एक करने में सबसे बड़ा रोल इन्होंने, पटेल जी ने हमारे दिया था। प्रोविंसेस को भारत में सम्मिलित करने में इन्हीं का सबसे मुख्य रोल था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्रोविंसेस को इंडिया में मर्ज किया वो सरदार पटेल जी ने किया, इसलिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड होंगे सरदार पटेल। 4 कमेटी याद हो गई। अब हमारे प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। तो पी से प्रसाद और पी से प्रोसीजर, या फिर प्रोसीजर कौन बनाएगा? जो सबसे बड़ा हेड होगा ना वही तो प्रोसीजर बनाएगा। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयर करने का काम, स्टीयरिंग का मतलब होता है देखना, एक तरह से ऐसे समझ लो आप। तो स्टीयर भी देखा देखी मतलब एक तरह से देख रेख कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद जी हमारे। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट, ये तो सबको याद है, ड्राफ्टिंग कमेटी है तो अभी देख के हैं। अब बचती है एक कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़। तो बस इसको याद कर लो, सरदार पटेल थे, बाकी तो सब याद ही हो गए। याद करो, यूनियन अगर स्टेट के नाम के आगे है नेहरू होंगे, आपको देखना नहीं क्या कमेटी का पूरा नाम है, ख़त्म। ठीक। प्रोविंसेस को भारत में किसने शामिल किया? पटेल जी ने। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है, और प्रोसीजर बनाने का काम और उन प्रोसीजर की देखा रेखी का काम, स्टीयरिंग करने का काम राजेंद्र प्रसाद जी का था। कमेटी ऑन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल जी। अब यहाँ पे आ जाओ, लपक के एकदम आओ माइनॉरिटीज़ कमेटी में। ठीक है। कानपुर वाले थोड़ी समझ जाते होंगे ये मेरे जो टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ लपक के, है ना। और पता है लपक के मुझे टर्म कहाँ से याद है? मैं पहले ये टर्म को यूज़ नहीं करता था। फिर एक दिन मैंने अपने कनपुरिया दोस्त को फ़ोन लगाया मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? भाई बस बोला अभी लपक के सोया हूँ और अभी उठा हूँ बस। तब से वो पता नहीं है, जो मेरे दिमाग में वो जो लपक वर्ड है ये इंस्क्राइब हो चुका है। ठीक है। तो जब भी मेरे ब्रेन को हो सकता है जब पोस्टमार्टम वगैरह किया जाए तो उसमें लपक वर्ड जो है ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। खैर इंस्क्राइब जैसे नहीं इंस्क्रिप्शन होते थे हम लोगों की स्ट्रीम पढ़ेंगे। तो खैर अभी कमिटीज़ देखते हैं। कमेटी ऑन दी फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मावलंकर। नाउ जीवी मावलंकर से क्या याद आना चाहिए?
इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड किया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज अ लॉ मेकिंग बॉडी और अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। और यही हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप एस वर्दचारी, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगा, मैंने आपको याद करवा दी, इसमें थोड़ा सा रटना आपको पड़ेगा। प्रेस गैलेंट्री कमेटी उषा नाथ सेन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। क्रेडेंशियल्स कमेटी इंपॉर्टेंट है, अल्लादी कृष्ण स्वामी है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, मुंशी जी बिजनेस संभाल रहे थे पूरा, क्योंकि मुंशी जी का काम क्या होता है, लिखा पढ़ी यानी बिजनेस का काम होता है। राजेंद्र प्रसाद जी एक माइनॉरिटी कमेटी के को भी हेड कर रहे थे, उसका नाम था फाइनेंस और स्टाफ कमेटी। फाइनेंस देख रहे थे, पैसा उसी के हाथ में दिया जाएगा जो हेड होगा। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर की जो हमारी प्रोविंस थी उसमें पट्टा भी सीतारमैया, ठीक है। हाउस कमेटी, घर की देख रेख कौन करा था, पट्टा भी सीतारमैया। ऐसे याद रखिए, सीतारमैया वस्तावैया करके उससे थोड़ा उस मूवी से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है, आई थिंक यही कुछ था, रमैया वस्तावैया करके, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं बिकॉज उसमें सब पूरा घर वर का ही दिखाया गया है ना। तो हाउस कमेटी पट्टा भी सीतारमैया। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट एस वर्दचारी, एस से आपका सुप्रीम कोर्ट याद हो जाएगा, एस वर्दचारी सुप्रीम कोर्ट। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन नलिनी रंजन सरकार, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये 10 हैं सर, आपने तो 13 बोली थी माइनर कमेटीज़, बिल्कुल। इसमें कुछ और हैं जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो थी आपकी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, एक सेकेंड, एक थी आपकी लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, भाषा के आधार पे, ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन था ये, इसको किया था एस के धार जी ने, हेड किया था एस के धार। इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे आगे, ये लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन एस के धार जी ने किया था कि भाई स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने चाहिए फिर नहीं बनने चाहिए। एक और थी आपकी एडहॉक कमेटी ऑन फ्लैग, दैट इज़ वेरी कमिटी इंपॉर्टेंट। एडहॉक का मतलब क्या होता है, एडहॉक का मतलब होता है टेम्प्रेरी। जब हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी एडहॉक वर्ड का आप वहाँ पे मेंशन देखेंगे, उसका मतलब होता है टेम्प्रेरी बेसिस पे। तो एडहॉक कमेटी ऑन जो फ्लैग बनी थी झंडे पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये झंडे वाला ने यहाँ राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए उतरे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्हाट वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हाउस कमेटी घर बताइए, घर पट्टा भी सीतारमैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है सभी को। जेबी कृपलानी तो थे ही नहीं। मुंशी जी हमारे क्या कर रहे थे, बिजनेस को हेड कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी मुंशी जी। तो कुछ तो आपको ऐसे ही याद हो गया, बस कुछ में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कमेटी। क्रेडेंशियल्स, यूनियन पावर्स कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी। अब बताइए इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 कमिटीज़ ऐसी हैं जो आपकी मेजर कमिटीज़ हैं, ठीक है। 2 ऐसी हैं जो मेजर कमिटीज़ हैं, ठीक है। बताइए स्टैटिक जी के सब कुछ होगा, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो अब बताइए यूनियन नाम के आगे नेहरू जी होंगे, बात अय्यर जी की कर रहा है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी याद करो, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट सब कमेटी याद करो। ऑर्डर ऑफ बिजनेस तो भाई मुंशी जी लीड कर रहे थे, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट यहाँ पे सब कमेटी की बात कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट थी सरदार पटेल जी, क्लियर। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, पूछा है चेयरमैन किसका, एक सेकेंड कहाँ पे आ गया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके थे, तो दैट वाज योर क्रेडेंशियल्स कमेटी। क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ देखिए, जो आप हमारी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट उसके हेड थे सरदार पटेल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्रेडेंशियल्स कमेटी, ठीक है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। 17th, जीवी मावलंकर वॉज द डैश चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताइए जीवी मावलंकर किसके हेड थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। अभी देखा है पटेल जी, सरदार पटेल जी थे, तो ये तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी मुंशी जी बिजनेस संभाल रहे थे, हैंडल कर रहे थे, ये भी नहीं हो सकता। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये भी अभी मैंने बताया राजेंद्र प्रसाद जी, झंडे वालान है, राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए उतरे, तो ये तो हो नहीं सकता है। बचा क्या, एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडवाइस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, खत्म, मजा आ रहा है अभी। 18th, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट, बताइए। हमने सब कुछ सबके बारे में पढ़ा, लेकिन क्या हमने यहाँ पे गांधी जी के बारे में पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट ही नहीं थे हमारे। सरदार पटेल जी भी हमने देखा, हमारे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट सब कमेटी को हेड कर रहे थे, ठीक है। और एक कमेटी किसको हेड कर रहे थे, प्रोविंशियल कमेटी को हेड कर रहे थे नेहरू जी। हमारी इतनी 2-3 कमेटी को हेड कर रहे हैं, यूनियन पावर्स कमेटी और एक स्टेट वाली कमेटी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी को हेड कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और एक जो लोग ये सोच रहे हैं हाँ खत्म हो गया, हम तो अब एकदम प्रो बन चुके हैं, अब क्या ज़रूरत है क्वेश्चन, हलाओ क्वेश्चन, अब हम छोड़ो सब क्वेश्चन।
एक इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है, ये मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट आपको कंपोनेंट बताना है फेडरलिज्म का, जिस पे भर भर के क्वेश्चन आए थे 2022 में। और अगर कहीं आपको यहाँ पे मेंस वाला बंदा है उसको देख रहा है तो ध्यान से उस चीज़ को देखिएगा, अभी इस पर क्वेश्चन आएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कितने मेंबर्स थे? 7 थे। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी रोड द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में लिखा? अब क्या ये मैंने आपको बताया? नहीं बताया, ठीक है, मैं भूल गया, तभी तो मैंने PYQ रखे हैं सारे, ताकि अगर मैं कोई भूल कर भी दूं तो PYQ उसको मैच वो कर ले, ठीक है। आंसर होगा इसका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, ये दोनों लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। 21 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन विच डेट, कब साइन किया इसको? तो कब? 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1952। इन दो डेट्स को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों डेट्स तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन ये दो डेट्स तो नहीं पढ़ी हैं, राइट। और अब बात कर लेते हैं, आंसर इसका 24 जनवरी 1950 होगा। इस डेट को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने साइन किया था। कितने मेंबर्स ने साइन किया था? 284 ने किया था, जिसमें 15 हमारी महिलाएं थीं। और इस डेट को क्या हुआ था? नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ था। इसी डेट को राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था। यही इसी दिन लास्ट सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। चारों चीज़ रिवाइज हो गई। 22 पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाई, किसने हाथ से लिखा था? जल्दी से। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जी, KM मुंशी जिनको शॉर्ट में बोलते हैं। नहीं, मुंशी जी के रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ा है? बिजनेस कमेटी को हेड कर रहे थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इनके बारे में तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने हाथ से लिखा था, इंग्लिश में हाथ से लिखा था, हिंदी में वसंत कुमार वैद्य ने। डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने, और उनके शिष्य बेहौर राम मनोहर सिन्हा ने। सिंबल क्या था? हाथी मेरा साथी। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया? अब साइन तो 24 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन अपनाया हमने कब? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान जो था वो एक तरह से अपनाया था, और इसी दिन हमारे कुछ प्रोविजंस लागू हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया था। और इस दिन हम मनाते हैं किस दिन? 26 नवंबर को संविधान दिवस, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर ऑन, कब सेटअप किया इस कमेटी को? 13 दिसंबर 1946। बिहारी, क्या डाउट है? ये बैच मेंस के लिए भी है क्या? ये बैच आपका हर एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। नहीं, जो आप ये डाउट पूछ रहे हैं ये भी मैं लास्ट में आंसर करूँगा, ठीक है। और कृपया रेलेवेंट डाउट भेजें, ठीक है। जो इक्का दुक्का लोग इस तरह के डाउट भेज रहे हैं वो नहीं एंटरटेन किए जाएंगे बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा? 13 दिसंबर 1946 को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या किया गया था? मूव किया गया था अम्बेडकर जी की तरह। 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। इस डेट को तो कुछ हुआ ही नहीं था। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया था। ये क्या पढ़ा था? वहाँ पे नहीं पढ़ा था, तो इसको ऐड करना है। जो नोट्स बना रहे हैं वही ड्राफ्टिंग कमेटी में आप इस चीज़ को ऐड कर लेंगे 29, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। ऐसे रैंडम क्वेश्चन तो ठीक है, रैंडम है भाई। डेट अब किस कमेटी का पूछ ले अब सर, क्या हर कमेटी का डेट का सेटअप याद रखें? नहीं, जो जनरल चीज़ें थी मैंने आपको बता दी शुरुआत में। अब जो PYQs हैं वो किए ले रहे हैं, इसके बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। बस उसी को बार बार आपने रिवाइज़ करना है, ख़त्म। 29 अगस्त 1947, बिकॉज करने को जीके तो फिर कोई लिमिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, भारत किस देश का तरह का देश है? रिलीजियस है, सेक्युलर है, कैपिटलिस्ट है, या फिर प्लूटोक्रेटिक है? रिलीजियस स्टेट वो होता है जहाँ पे एक ही रिलीजन को स्टेट मानता है। अब स्टेट का मतलब ये यूपी एमपी तरह से मत लीजिएगा, स्टेट का मतलब है देश समझिए। यहाँ पे जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, DPSP पढ़ेंगे, वहाँ स्टेट का मतलब देखेंगे। रिलीजियस है, हम बोलते हैं पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बोलता है, वहाँ पे सिर्फ इस्लाम धर्म को मानता है। हम एक सेकुलर कंट्री हैं, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष देश हैं, जहाँ पे हर धर्म को बराबर मान्यता मिली हुई है। ये टर्म हमारा प्रियम्बल में भी, जो कल चैप्टर देखेंगे उसमें भी लिखा हुआ है। ये जो वर्ड है सेकुलर, ये हमारा 40, चलो वो तो कल देखेंगे, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ, लेकिन इस चीज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए। कैपिटलिस्ट स्टेट वो होता है जहाँ पे सिर्फ पूंजीवादी, जिसको देश बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको मान्यता दी जाती है? एक तरह से पूरा जो मार्केट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पूरे एक तरह से सब कुछ एक तरह से अमीर लोगों के या फिर जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनके हाथ में है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे को प्राइवेटाइज़ कर दें गवर्नमेंट, हर PSU को प्राइवेटाइज़ कर दे, सब कुछ कर दे, कहीं गवर्नमेंट का रेगुलेशन हो ही ना, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट स्टेट। हमारा इंडिया है ना, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। 2-3 तरह की इकोनॉमी होती हैं। एक तो होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कैपिटलिस्ट होती है जहाँ पे सारा कुछ किसके हाथ में होता है?
इंडस्ट्रीज़ जो हमारे अमीर, जैसे मान लो अडानी अंबानी, ये सब लोग पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और मिक्स्ड होता है जहाँ पे सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म का दोनों का ये मिक्स होता है, जो कि इंडिया में है। कहीं पे गवर्नमेंट का है, मोनोपोली है कर रखा है कि यहाँ पे प्राइवेट घुस नहीं सकता, और ज़्यादातर जगहों में हमारा प्राइवेट भी खेल सकता है। प्लूटोक्रेटिक वो होता है, प्लूटोक्रेटिक स्टेट, जहाँ पे गवर्नमेंट भाई, आप ऐसे समझ सकते हो, गवर्नमेंट भाई रिच पीपल, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो रूल कर रहे हैं। ये यूरोपियन देशों में पहले, बहुत पहले हुआ करता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और हम डेमोक्रेटिक हैं, ये पता होगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन ने, कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिंकन जी ने दी थी, अब्राहम लिंकन। संविधान दिवस खत्म। रिपब्लिक मीन्स अल्टीमेट पावर हेल्ड इन, इसको क्या मैं स्किप कर दूं? इसको मैं स्किप कर देता हूँ। मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा जब हम लोग प्रियम्बल देखेंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड, लेकिन अभी उस पर फोकस नहीं करते हैं, कल के लेक्चर में देखेंगे। सेरेमनी दैट मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इज, अब बताइए ये क्या हम लोगों ने किया नहीं किया, लेकिन सीजीएल में पूछा गया है, 2022 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। तो एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किससे होता है? जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं क्यों? 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया था इसलिए। और ये ख़त्म होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। आपने इस तरह से, ओहो यहाँ पे पिक्चर लगाना मैं भूल गया, मैंने लगाई तो थी आई थिंक, पता नहीं क्या हुआ, चलो कोई नहीं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या किस तरह से चीज़ें होती हैं, बिकॉज ये कोई चैप्टर नहीं अलग से जहाँ पे आपको कराऊंगा, ऐसे ही मुझे आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस आई होप पता होगा 15 अगस्त 1947 को। इस दिन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो इंडियन फ्लैग की क्या करता है, रेजिंग, इंडियन फ्लैग रेजिंग होती है, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होती है। फ्लैग रेज होता है, धीरे 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 ऊपर उठता है, ये हम आज़ाद हो रहे हैं, ब्रिटिश का झंडा हट रहा है और भारत का ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होती है जो प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं इन दी रेड फोर्ट। इज़ दैट क्लियर? रेड फोर्ट में ये काम होता है, लाल किला, जहाँ पे झंडा को क्या किया जाता है, फ्लैग रेजिंग होती है उसकी, ठीक है। रिपब्लिक डे में अगर हम बात करें, गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी क्यों मनाते हैं देख लिया। ये हमारा प्रेसिडेंट करता है, ये करता है प्रेसिडेंट फ्लैग की अनफर्लिंग, रेजिंग नहीं होती, इसको खोला जाता है, अनफर्लिंग। और ये कहाँ पे होता है? कर्तव्य पथ, जो पहले किस नाम से जाना जाता था, बताइए जल्दी से, कर्तव्य पथ को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वहाँ पे होती है आपकी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, और उसके बाद पहले तो परेड वगैरह होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, और उसके बाद अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? नाउ लर्न द डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन। ये देखो मैंने कहाँ फोटो लगा रखी है, देख रहे हो मैंने कहाँ फोटो लगा रखी है, ये है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। वही मैं सोचूं फोटो तो लगाई थी यार मैंने। तो अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं जितना नीडेड है। ये रिटन है, ये अनरिटन है, समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब रिटन वो होता है जो कि एक तरह से कुछ लोग बैठे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, उसने संविधान बना दिया, ठीक। अनरिटन होता है कि कोई फॉर्मल तरीके से कोई लोग बैठे नहीं, हुआ क्या, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूके, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो हमें रूल कर रहा था, इंग्लैंड। यहाँ पे क्या था, बहुत हिस्टोरिकली क्या थे, जैसे कोई लॉ बन गया, जैसे अब तो तुमने सुना होगा मैग्ना कार्टा, नाम सुना होगा। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा ये था, यूके की गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि ये कुछ अमीर लोग हैं, इनके पास ये राइट्स हैं, इनको हम कभी छीन नहीं सकते हैं। वहाँ से एक तरह से उस चीज़ का जन्म हुआ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का जन्म होता गया, तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा मिला दिया गया और बोल दिया गया कि ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मली नहीं बना है, ठीक, ये फॉर्मली बना है। डिफरेंस क्या क्रिएट होता है? डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि ये इसको अमेंड करना नॉट ईजी टू अमेंड, यानी इसको संशोधित करना इतना आसान नहीं होता है, नॉट ईजी टू अमेंड। बट इसके केस में अगर देखें तो इट इज़ ईजी टू अमेंड, इसको संशोधित करना आसान होता है। इसमें भी अभी हम देखेंगे, जैसे रिटन में अगर हम बात करें, हमारा इंडिया इसका एक एग्जांपल है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगेन इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफरेंसेस हैं। अब हमारे यहाँ अमेंड करना कितना आसान है वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो रिटन और अनरिटन में ये अंतर होता है। रिटन का मतलब होता है कि एक तरह से सिस्टमेटिकली कोडिफाइड, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ सिस्टमेटिकली कोडिफाइड, ठीक है, सिस्टमेटिकली कोडिफाइड है।
लेकिन ये सिस्टमेटिकली कोडिफाइड नहीं है, कुछ रूल्स रेगुलेशन चले आ रहे थे, उनको मिला के बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको अमेंड करना, संशोधित करना आसान नहीं है, इसको करना आसान है, बहुत आसानी से ये हो सकता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अभी देखते हैं। तो विच हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके। हमारा बेटा भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उसकी भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना। विच फीचर, और बस आपके 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं। अब यहाँ से एक कॉम्पोनेंट स्टार्ट होगा, और इस कॉम्पोनेंट से अगले 4-5 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आए हैं। और टियर 2 टाइप ये क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। वैसे टियर 1 में क्वेश्चन आए सीजीएल 2022 में, जितने भी क्वेश्चन अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे सारे के सारे 2022 में टियर 1 में है, लेकिन टियर 2 में काफ़ी ज़्यादा आने के इस तरह के क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं। विच फीचर, अब ये नहीं बोलो टियर 2 में ही आएगा, बाकी के लिए भी इंपॉर्टेंट है उतना ही। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है? रेडिकलिज्म, फेडरलिज्म, लिबरलिज्म या फिर सेक्युलरिज्म। रेडिकलिज्म का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, रेडिकलाइज का मतलब होता है किसी की जनरल पैटर्न ऑफ थिंकिंग को चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये नक्सल्स है ना, नक्सल जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, नक्सल जो नक्सलाइट होते हैं, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसा करते रहते हैं, या फिर जो कश्मीर में जो मिलिटेंसी करते रहते हैं, उनको रेडिकलाइज किया जाता है, ठीक है। उनके कुछ रीजंस हो सकते हैं, बट मेजर रीज़न ये होता है रेडिकलाइज। उनके माइंड को चेंज किया जाता है कि तुम्हारे साथ न्याय होता आ रहा है, तुम्हारे साथ हिस्टोरिकल अन्याय होता आ रहा है, तुम्हारे साथ अनजस्टिस हुआ है, तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। अगर तुम नहीं लड़ोगे तुम्हें जस्टिस नहीं मिलेगा, तुम्हें अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, तुम्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना होगा तुम्हें। इस तरह का जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं रेडिकलिज्म, ठीक है। सेक्युलरिज्म समझा चुका हूँ। लिबरलिज्म मतलब उदारवाद की, भाई सारी चीज़ें एकदम खुला छोड़ दो, एकदम फ्री थिंकिंग होनी चाहिए एक तरह से। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर होगा फेडरलिज्म, संघवाद। बहुत कायदे से इसका मतलब समझना, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लें, अगले वाले को फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक है? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिपेंडेंट जुडिशरी, नॉन सेकुलर, फेडरलिज्म। अभी क्योंकि तुम फेडरलिज्म के बारे में कर क्या, जो तुम्हें बहुत आसान है फेडरलिज्म, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो उतना आसान होता नहीं है, ठीक है, होता नहीं है, ठीक है। तभी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है मिक्स क्वेश्चंस की, लेकिन फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। अब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? ऑटो, निरंकुश सरकार, मतलब एक तरह से तानाशाही वाली सरकार। क्या भारत में तानाशाही वाली सरकार है क्या? भाई मीडिया चैनल्स पे या फिर अपोजिशन की बात सुन के मत जाना। हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है ना। क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो होती है हमारी सरकार, वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को, ठीक है, तो वो कभी भी हट सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ऑटोक्रेटिक नहीं है। डिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो भी हम आगे देखेंगे। आई होप शायद कल के लेक्चर में सारी चीज़ें देखेंगे। नॉन सेकुलर नहीं, सेकुलर है। बचा क्या? फेडरलिज्म है। अब फेडरलिज्म का मतलब पता है क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है, क्वेश्चन अभी रियल क्वेश्चन नहीं आया फेडरलिज्म पे। रियल क्वेश्चन तो ये जो मेरी ये स्लाइड दिख रही है ना, इससे अभी रियल क्वेश्चन बनेंगे। फेडरलिज्म का मतलब है, और ये बस आखिरी ही आपका ये एक तरह से बोल सकते हैं कॉम्पोनेंट है। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा, फेडरलिज्म उसको बोलते हैं। ये होता है फेडरलिज्म, ठीक। अब जब तुम क्वेश्चन देखोगे ना, तुमसे आगे जब क्वेश्चन आएंगे, दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा। इस बोलेगा कि इसमें से फेडरल फीचर कौन सा और इसमें यूनिटरी फीचर कौन सा है। तुमसे पहचानने के लिए बोलेगा कि बताओ बेटा फेडरल फीचर कौन सा है बेटा, और बेटा ये बताओ कि यूनिटरी फीचर कौन सा है। तो इसको पहचानना कैसे जाएगा, ऐसे समझो। अभी देखो, फेडरल फीचर की अगर बात करें तो कोई भी फीचर जो स्टेट्स को पावर दे रही है। हमारे यहाँ यूनियन है, हमारे यहाँ स्टेट्स हैं। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज़ हैं, ठीक। तो अगर यूनियन के, देखो हम प्री अज्यूम करते हैं कि यूनियन यानी कि केंद्र के पास तो पावर होगा ही होगा। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि भाई केंद्र के पास पावर नहीं, ठीक है। यूनियन के पास पावर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब कई होते हैं जगह जहाँ पे स्टेट को पावर नहीं दी जाती, उतने राज्यों को पावर नहीं दी जाती। हमारे भारत में दी गई हैं क्या? तो आंसर होगा सर, इसको कहना बताना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि अब कई जगह कई ऐसे हमारे इंसिडेंसेस आते हैं, ऐसा लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं। जैसे कि दिल्ली हमारा रोता रहता है हमेशा, जैसे वो तो यूटी है, ठीक है, उसके खैर अलग वो है। लेकिन कई सारे स्टेट होते हैं कि हमें केंद्र सरकार इतना पैसा नहीं दे रही, वो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, रोते रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके पास पावर उतनी है नहीं। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही पावर नहीं है। तो हम कहीं बीच में आते हैं। हमारे फीचर जो हैं क्वाज़ाई फेडरल हैं। वी आर
क्वाज़ाई फेडरल, सर क्वाज़ाई फेडरल का मतलब क्या होता है? बीच में है, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो फेडरल हैं, कुछ ऐसे हैं जो यूनिटरी हैं। और ये भी पूछ चुका है कि क्वाज़ाई फेडरल किसने बोला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? केसी वियरे एक भाई साहब थे, उन्होंने हमारे फेडरलिज्म को क्वाज़ाई फेडरल बोला था। यूनिटरी फीचर वो होते हैं जो 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 यूनियन, अब यूनियन के पास पावर तो पहले से ही है, तो जो स्टेट्स से पावर या तो खींच ले अपने पास या स्टेट को पावर वो ना दे। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूनियन को पावर दे दे, एक्चुअल में है तो मतलब वही, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि यूनियन के पास पहले से ही पावर है, कुछ लोगों का भेजा उड़ रहा होगा, चिंता मत करो, अभी एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फेडरल फीचर और कुछ यूनिटरी फीचर के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि, ठीक है, आपको इसको समझ लो कायदे से, फिर क्वेश्चन कर पाओगे। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का संविधान सुप्रीम है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना कि केंद्र सरकार भी सुप्रीम नहीं है। दैट मीन्स कि एक फेडरल फीचर हुआ, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ना होती तो क्या होता? जो हमारी केंद्र सरकार है वो स्टेट से पावर खींच लेती और खींचती और खींचती, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ना होता तो। डिवीजन है पावर्स का यूनियन और स्टेट के बीच में। जब हम कल पढ़ेंगे 7 शेड्यूल 7वीं अनुसूची, तो वहाँ देखेंगे कि कुछ हमारे सब्जेक्ट है जिस पे सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, किसी पे सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं, और किसी पे दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि राज्यों को भी पावर है, तो ये भी फेडरल फीचर हुआ कि राज्य को पावर मिल रही है। अगर राज्य को पावर मिल रही है या फिर उससे पावर नहीं खींची जा रही है तो फेडरल हुआ, और अगर उससे पावर को खींचा जा रहा है और अगर उसको कोई पावर नहीं दिया जा रहा तो यूनिटरी फीचर होगा, ठीक है, यानी कि केंद्रीकरण जिसको हम बोल सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, कल देखेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? कि जुडिशरी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कि यार जैसे फॉर एग्जांपल जज जो है ना, निर्णय इस बात पे देने लगे कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम मान लो भी करंट में बीजेपी गवर्नमेंट, उसके फेवर में दे देते हैं कि वो नहीं देंगे तो उनको हमको हटा देंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रोविजन डाल रखे हैं कि गवर्नमेंट उन पे ज़्यादा रेगुलेशन ना कर सके, यानी मेरी न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसलिए ये कैसा होगा? फेडरल फीचर होगा। नहीं तो अगर ना होती न्यायपालिका स्वतंत्र तो यूनियन उसका गलत इस्तेमाल करता, ठीक। यूनिटरी देखते हैं, फिर मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दूंगा, तुम्हें खुद से बताना, ठीक है। यूनिटरी हो गया जैसे सिंगल सिटीजनशिप, हमारे भारत में एकल नागरिकता है। ये कॉन्सेप्ट हमने यूके से लिया, आगे कल देखेंगे, बिकॉज सोर्सेज ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कल का टॉपिक है। तो एकल नागरिकता है, तो सर ये फेडरल क्यों है? मतलब फेडरल क्यों नहीं, यूनिटरी में क्यों है? देखो, इसका उल्टा क्या होता? सिंगल सिटीजनशिप का उल्टा क्या है? डुअल सिटीजनशिप, जो कि यूएसए में है। यूएसए में क्या, लोग यूएसए के भी नागरिक हैं और जिस भी राज्य में, फॉर एग्जांपल उनके पास मान लेते हैं कि कैलिफोर्निया, जो सैन फ्रांसिस्को की भी सिटीजनशिप है, वहाँ पे ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं यूपी का नागरिक हूँ, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मैं भारत का नागरिक हूँ लेकिन मैं यूपी का निवासी हूँ, बिहार का निवासी हूँ, मैं नागरिक एक ही है। तो अगर मान लेते हैं कि डुअल होती तो क्या होता? लोग स्टेट के पास भी ये पावर होता कि वो सिटीजनशिप खींच लेती या फिर कुछ कर लेती, तो यानी कि वो स्टेट को पावर नहीं दी गई है ना, राइट। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका हमारे देश में एक ही संविधान है, इसका उल्टा क्या होता? मतलब इसका विरोध में क्या बोल सकते थे? डुअल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्टेट के भी एक अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता तो उसको हम बोलते हैं डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यानी स्टेट के पास भी कुछ और पावर मिलती, तो अगेन यूनिटरी हुआ। पावर ऑफ यूनियन टू ओवर राइड ऑन द स्टेट मैटर, हम देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसपे कि यूनियन लॉ बना सकता है, कुछ पे स्टेट बना सकता है, कुछ पे दोनों। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टेट वाले पे यूनियन घुस सकता है, कुछ ऐसे हमारे एक्सेप्शनल 5 केसेस होते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये भी यूनिटरी हुआ। ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे आप देखते हो, इमरजेंसी के टाइम पे केंद्र सरकार का कंट्रोल हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे केंद्र सरकार का रूल हो जाता है, यानी सब यूनिटरी फीचर के तहत आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट कर रही है। राज्यपाल क्या होता है? राज्य का अगर हम देखें तो एक हेड होता है, पूरे राज्य का एक हेड होता है, एक राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? सेंटर कर रही है। प्रेसिडेंट कर रहे हैं कि नहीं? सेंटर कर रहा है। तो एक तरह से यूनिटरी फीचर है कि मतलब स्टेट के बंदे को भी यूनियन कर रहा है। डिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑन द सेंटर फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर ग्रांट। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को आप कहाँ पे रखेंगे? ठीक है, ये आप बता दीजिए। आप बाई कैमरलिज्म, रिटन का मतलब है लिखित संविधान। बाई कैमरलिज्म का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा ने 2 हाउसेज हैं। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। चलिए ये बता दीजिए बस, अगर आप ये बता देंगे दोनों को तो मैं समझ जाऊंगा आपको टॉपिक क्लियर है एंड यू आर रेडी टू अटेम्प्ट दी MCQs। बताइए अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना उतना आसान नहीं है। अब अमेंड करना आसान नहीं है, दैट मीन्स
कि वो फेडरल फीचर होगा, यानी कि यूनियन जल्दी से पावर नहीं खींच सकती स्टेट से। बाई कैमरलिज्म, लोकसभा भी है राज्यसभा भी है। लोकसभा में तो ठीक है सेंटर, राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन है, हम देखेंगे राज्यसभा में राज्यों के लोग जा रहे हैं, यानी कि स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा, ठीक है, ये चुन के भेजते हैं राज्यसभा में। यानी राज्यसभा किसको, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हम पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ा है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, यानी स्टेट के लोग हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि यह स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन ये एक आपका फेडरल फीचर है। क्लियर है, डेडरलिज्म नहीं भैया विनय जी, फेडरलिज्म, ठीक है, डेडरलिज्म नहीं। चलो अब क्वेश्चन करो, विच इज़ नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी जल्दी क्वेश्चन 32 को अटैम्प्ट करो, ठीक है, इसको कर लिया हो तो 33 करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर, यहाँ पूछ रहा नॉट अ यूनिटरी फीचर, नॉट अ फेडरल फीचर। करो अपना टाइम लेके, मुझे फिर आपको बताऊंगा। हाउस ऑफ एल्डर वो सारी चीज़ें बोलते हैं किशन गुप्ता। अब ये मैं PYQ सीरीज़ नहीं करवा रहा हूँ, और जो शाम को 7 बजे PYQ सीरीज़ होगी उसमें मैं पूरा खोल दूंगा, फिर मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं टॉपिक पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे टॉपिक वाइज लेके चलना है अभी के लिए, ठीक है। तो नॉट अ यूनिटरी फीचर, तो कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है, यानी कि कौन सा फेडरल फीचर है, यही तो पूछ रहा है। नॉट यूनिटरी फीचर यानी कौन सा फेडरल फीचर है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अभी बताया फेडरल फीचर है, खत्म। आंसर क्या आ गई है क्या, अच्छा चलो। अंकित कुमार सिंह ने बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल, एंड आई वॉज वेटिंग। अच्छा यही क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, नहीं पूछा अभी, आई थिंक आ गया है। चलिए अभी तो है ही है ना ऑप्शन में, चलो ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि ये जो है कहाँ गया यार, ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब ये भी समझ लो, अभी नहीं बताया। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिटरी फीचर है। सर यूनिटरी क्यों है ये, अभी तो बताया तो अपने को जुडिशरी कुछ कर रहे थे आप, और बता रहे थे कि वो फेडरल में, अब जुडिशरी फिर यहाँ से लिया, लेकिन आप बता रहे हो यूनिटरी है। वहाँ बोला था न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो फेडरल फीचर है, लेकिन जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हमारे राज्यों का कोई कोर्ट नहीं है। सर होता तो है हाई कोर्ट ना, नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाई कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग दी होगी उसको रिवर्स कर सकता है। हाई कोर्ट क्या कह सकता है कि ये चीज़ आज से पूरे देश में लागू होगी, तो पूरे देश में लागू होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में लागू होगी। यानी पूरी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। दैट मीन कि स्टेट का खुद का कोई अलग से कोर्ट नहीं है कि स्टेट लॉज को रिव्यू करने के लिए स्टेट की ये जुडिशरी है, नहीं। स्टेट में हाई कोर्ट है सब में एक, लेकिन वो हाई कोर्ट सब इंटीग्रेटेड है, इसलिए ये यूनिटरी है। सिंगल सिटीजनशिप बता दिया यूनिटरी क्यों, इसका अपोजिट क्या होता है, डुअल आपका हो जाता फेडरल में, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, तो ये भी हमारा यूनिटरी फीचर में आता है। नाउ कमिंग ऑन टू दी नॉट अ फेडरल फीचर, यूनिटरी कौन सा है भाई, डुअल गवर्नमेंट तो है फेडरल, डिवीजन ऑफ पावर भी फेडरल है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये हमारा एक्चुअली अच्छा आंसर दिया था उन्होंने, ठीक है। ये हमारा किस तरह से फेडरल फीचर नहीं है, यूनिटरी है, वो समझिए। ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं IAS, आर्टिकल नंबर 312 है ये, ठीक है। आर्टिकल नंबर भी नोट कर लीजिएगा अलग से। कई जगह मैंने देखा PYQ की बुक में आर्टिकल का एक अलग से चैप्टर रख देते हैं, आर्टिकल। ऐसे कभी मत पढ़िएगा, आर्टिकल हम लोग ऐसे ऐसे करके ही पढ़ेंगे, ऐसे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। याद नहीं होंगे कभी, ठीक है, चाहे जितना याद कर लेना। IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन सर्विस, ठीक है। फॉरेन तो इंडिया की थोड़ी ना हुई फिर, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इनकी नियुक्ति सब कुछ कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये इनका सब कुछ करता है, देखता है ट्रेनिंग वगैरह का। और नियुक्ति भी कौन कर रहा है, अगर हम देखें तो सारा कुछ सेंटर कंट्रोल कर रहा है, नहीं सेंटर की एक तरह से हम कठपुतली बोल सकते हैं। लेकिन ये अपॉइंट कहाँ पे किए जा रहे हैं, राज्यों के अंदर अपॉइंट किए जा रहे हैं, स्टेट के, यानी कि स्टेट के अंदर वो ऑफिसर रूल कर रहे हैं, वो ऑफिसर स्टेट को चला रहे हैं जो जिनका जिन पे स्टेट का कोई बस नहीं है, बस किसका है, सेंटर का। उसने उनके अपॉइंटमेंट की, ट्रेनिंग की, सब कुछ ट्रांसफ़र देख रहा है। उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, स्टेट के हाथ में, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा कुछ। तो यानी कि कर काम रहा है सेंटर, लेकिन मतलब कर रहे हैं काम स्टेट्स के लिए, लेकिन रेगुलेट इनको कर रहा है सेंटर, इसलिए यूनिटरी फीचर है। अच्छा एक चीज़ याद रख लीजिएगा, अगर कोई, चलो वो हम बाद में देखेंगे जब राज्यसभा पार्लियामेंट चैप्टर देखेंगे, क्योंकि अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस नहीं क्रिएट करनी है ना, तो उसके लिए हमारा राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से, तब होगा। खैर छोड़ते हैं उसको भी। 34 द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे एक तरह से केंद्र के पास ज़्यादा पावर होती है, वो कौन से क्या होता है उसके पास, ग्रेटर अडैप्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेट, ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल, लेसर चांस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। तो भाई ये तो होगा नहीं, अथॉरिटेरिज्म के तो ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं,
क्योंकि अगर भाई मान लेते हैं आज को बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट के पास और कम और कम और कम, और बीजेपी के पास जो अभी करंट में रूलिंग है उसके पास और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा आ गए, तो वो अथॉरिटेरियनिज्म कर सकती है ना, जो अथॉरिटी स्टैब्लिश कर सकती है ना, जो बोलेगा उसको लोगों को करना पड़ेगा ना, मतलब एक तरह से ऐसा हम बोल सकते हैं। पार्टिसिपेशन ये कोई इंश्योर नहीं करता। आंसर होगा स्ट्रॉन्ग स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे यूपी एमपी नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टेट का मतलब ये है कि जो पूरा देश है, एक तरह से वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 35th। द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर यहाँ पे स्टेट का मतलब नहीं है वो, तो ये आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेट का मतलब वो आर्टिकल नंबर जो 12 और 35 वाला जो स्टेट का मतलब दिया, अगर वो है तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 35th। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a sovereign, socialist, secular, democratic republic with a dash system of government, unitary, parliamentary, monarchical या फिर presidential form of government। तो हमारे यहाँ किस तरह की गवर्नमेंट है? हमारे इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि हम कल देखेंगे, जो हमने लिया है यूके से, ठीक। चलिए, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? संसदीय। तो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, एक तो होती है पार्लियामेंट्री, ठीक है। चलो यहीं पे मैं मतलब बताता हूँ जल्दी से कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर क्या होता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो कि हमने यूके से ली, जो हमारे इंडिया में है, और इसका सबसे प्रेसिडेंशियल का सबसे बेस्ट एग्जांपल यूएस है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव, छोड़ो इसको, पूरी तरह से छोड़ दो, पार्लियामेंट चैप्टर में इसको मैं कराऊंगा, ठीक है, इसको भी छोड़ो, बस ऐसे समझ लो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अभी के लिए जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है, बस, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 37th, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, वेरी रिजिड है, पार्टली रिजिड है, फिर पार्टली फ्लेक्सिबल? आंसर बताइए इसका। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक, बिल्कुल, ठीक है, ये हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आंसर बताइए अभी, जो अभी मैंने चीज़ें बताई। तो आंसर रिजिड, रिजिड का कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसको कि, और कितना चलेगा, बस सप्पू सिंह कंट्रोल करो अपनी भूख को, 2 मिनट और। रिजिड का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ही नहीं जा सकता। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बड़ी आसानी से किया जा सकता है। वेरी रिजिड का मतलब बहुत ही भयंकर वो रिजिड है, और उसको किया हमारा इंडियन पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अमेंड करना बहुत आसान है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरम आप पढ़ते हैं, या फिर हमारा सेकंड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल है, इसको आराम से अमेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर वहीं बात कर दूं 7th शेड्यूल ना, तो बहुत रिजिड है। तो कुछ प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजिड हैं, कुछ हैं फ्लेक्सिबल हैं। कौन से प्रोविजन है वो अमेंडमेंट वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आखिरी क्वेश्चन है, 2022 सीजीएल का क्वेश्चन है, कर दीजिए जल्दी से। रेड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर दैन, बिल्कुल इंडियन थिंकर, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अभी हम रेड जुरिस्डिक्शन नहीं कर रहे हैं ना। गगन मनोचा जी, अब एक टीचर थे हमारे, मनोचा सर ज्योग्राफी पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर थे। खैर, तो मनोचा जी 7 बजे क्लास होगी क्या पूछ रहे हैं? 7 बजे नहीं, मेंस वाली जो, हाँ बिल्कुल, अच्छा वो पूछ रहे हैं, हाँ 7 PM पे वो PYQ वाली आपकी मेंस वाली क्लास होगी, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सा करेक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि करेक्ट है या पूछा है फिर इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1947, गलत है ना, May 1949 में हुआ था ये काम, तो ये गलत हुआ, ठीक है। ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, स्टेटमेंट को, नहीं तो फिर वही होगा कि हमने तो सर इतना किया था, हमारी जब आंसर किया तो इतने ही हमारे सही निकले, हमारे साथ जाती हुई है, वो जाती नहीं हुई है, आपने जल्दी जल्दी माँ कर दी, आपको वहाँ लगा सही है, लेकिन एक्चुअल में आपने कुछ चीज़ मिस कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी रखनी है, लेकिन आप फोकस को नहीं खोना वहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम, बिल्कुल सही है, नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग को, और राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट आप हेड, और मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन में साइन, वो सारा कुछ 24 जनवरी 1950 का हुआ था। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कब किया था? 1950 को, ठीक है। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को। और यहाँ पे होता है हमारा ख़त्म, ओह ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। और अब डाउट पूछो, तुम्हारे नाना प्रकार के डाउट जो मैं देख रहा था तुम्हारे, नाना प्रकार के, तो वो अब नाना प्रकार के डाउट को दादा प्रकार से आंसर किया जाता है। चलो, कि कब तक ये वीडियो रहेगा? तो ये वीडियो क्योंकि पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, तो एज अ पोलाइट जेस्चर फ्रॉम माई साइड ये वीडियो हमेशा रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है, सिर्फ यही वीडियो। कल से जो वीडियोस होंगे वो अगले 30 मिनट्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी 12:42 हो रहा है, तो मान सकते हैं कि
1:15 या 1:30 तक ये वीडियो रहेगा, उसके बाद प्राइवेट हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अथॉरिटेरिज्म टाइप साउंड हो रहा होगा है कि ज़्यादा बन रहे हैं, ये नहीं कि 24 घंटे के लिए कर दें। सर आप ये सोचिए कि ये पेड बैच है जिससे कि मैं अपने एक्सपेंसेस बियर कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये पेड बैच है। और ताकि अगर कोई ये भी ना कर सके, वो ना कर सके, तो वो लाइव देख सके, इसलिए मैं इसको लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। नहीं तो कायदे से एप्लीकेशन के अंदर होता। तो आप ये जितना पढ़ पा रहे हैं, जैसे मान लो किसी को मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझना है या फिर ये समझना है कि सर पढ़ाते कैसा है, तो पढ़ाते तो खैर मेन वो नहीं, क्योंकि सारे ही लेक्चर्स आपके रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं पहले वाले को स्ट्रीम कर देता ये दिखाने के लिए कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, और मैं इसमें काफ़ी अपना मतलब चीज़ें अच्छी अच्छी करता, ठीक है, ताकि आप लोग कोर्स में आते। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ हर लेक्चर स्ट्रीम होगा यार यूट्यूब पे, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि ये वाला लेक्चर अच्छा था या फिर कोई भी, वो तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं। बस मेरा टारगेट मतलब ये है कि भाई अगर कोई बैच भी नहीं वो कर सकता है तो, या फिर जो मैंने आपको पहले बोला था, अगर किसी को कोई टॉपिक पढ़ना है, वो बैच में इनरोल करना चाहता है तो वो यहाँ से देख सकता है। बट बैच में जैसे आप आते हैं तो ये रिकॉर्डिंग्स, जो नोट्स होंगे डिजिटल फॉर्मेट में, और आपके जो क्या क्विज़ेज़ वगैरह में ध्यान रखिएगा। चलो क्विज़ेज़ वगैरह संडे को होंगी आपकी, ठीक है, अभी के लिए क्विज़ेज़ संडे को होंगी, जहाँ पे जो भी हमने मंडे टू फ्राइडे करेंगे उसका आपका मिक्स्ड टेस्ट होगा। वो टेलीग्राम पे आई थिंक होगा, नहीं तो ऐप में हो जाएगा, कहीं तो होगा, ठीक है। हिंदी नोट्स भी रहेंगे, नोट्स फ्री ही रहेंगे सर, मतलब जिन्होंने बैच में कर रखा है, ठीक है, नोट्स उनके लिए फ्री रहेंगे। 7 डे जी एप्लीकेशन है परमार एकेडमी, ठीक है। जिन लोगों को एनरोल करना है, देखो इन सब चीज़ें बताने में मुझे ख़राब तो मतलब अच्छा नहीं लगता उतना, लेकिन फिर भी अब बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब काफ़ी लोगों को मैं, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ या पूछ रहे हैं, क्योंकि पहला दिन इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि परमार एकेडमी ऐप पे जाके आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। कोई कूपन कोड नहीं है, ताकि किसी को ऐसा ना हो कि किसी कोई ज़्यादा में एनरोल कर रहा है, कोई कम में कर रहा है। वेबसाइट में एक्सेस करना चाहते हैं तो वेबसाइट अलग से www.parmaracademy.in। अभी आप काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ होती हैं, तो अभी कोई अलग से नंबर है नहीं, या तो मैं पढ़ा लूँ या तो मैं आपके डाउट क्वेरीज़ आंसर कर लूँ। तो इसी वजह से 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, इसके बाद एक नंबर मैं आपको अलग से दे दूँगा, जहाँ पे कुछ क्वेरी है आपकी तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है www.parmaracademy.in। ये एप्लीकेशन है जिसका लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा उसका लिंक आपको अंदर ही मिलेगा, अलग से कहीं आप ये मत सोचिए कि आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ भेजूंगा, नहीं, उसके अंदर ही होगा आपका लिंक, ठीक है। कोई अगर मान लेते हैं कि पेमेंट अगर करता है फिर भी नहीं आपका ओपन होता, बैच नहीं दिखाता, बाई नाउ का ऑप्शन आता है, तो जब आप ऐप को खोलते हैं ना, तो जो सबसे पहला इंटरफेस आता है उसमें बीच में नीचे आता है परचेज्ड कोर्सेज, ऐसा कुछ आता है, कुछ परचेज्ड, व्यू परचेज्ड ऐसा करके कोई सेक्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करिएगा, वहाँ वो दिखा देगा, ठीक है। चलिए, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। रोज़ कितने घंटे क्लास होगा, दैट डज़ नॉट डिपेंड, दैट डिपेंड्स कि टॉपिक हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कब कितना वो टाइम लेगा। सब कुछ मतलब जीके में जितना भी है, ठीक है, सुमित गुप्ता। हाँ, सिर्फ यही है, अनिमेश देवनाथ, या फिर सभी को बता दूँ सिर्फ यही है। बाकी तो जो PYQ सीरीज़ है वो सब कुछ यार रहेगा, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग सब कुछ रहेगा, चिंता ना करो। ये बैच क्या, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको लाइव वो कर रहा हूँ। बाकी जो नेटो सीरीज़ है या फिर कुछ भी जो भी करेंगे सब कुछ यार फ्री रहेगा। अब मुझे भाई सिंपल सा है, मुझे भी थोड़े खर्चे निकालने हैं कि नहीं निकालने, बताइए। अगर मैं कुछ करवाना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए कुछ और सोच रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ करवाने को, कुछ शॉर्ट वीडियो में लोग शायरी वायरी डालते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो का कुछ, यूट्यूब का शॉर्ट फीचर, उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल किया जाए, और वहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट में जो मैं PYQ सीरीज़ में जो चीज़ करवाऊँगा उसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट कुछ बना के, जैसे कई बार होता है स्टूडेंट को सर्च करने में दिक्कत आती है, जैसे उनको कोई टॉपिक पढ़ना है। लास्ट टाइम में हुआ क्या, स्टूडेंट को जैसे मान लेते हैं विजयनगर पढ़ना, चोला पढ़ना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो स्टूडेंट को पता नहीं कि सर ने किस लेक्चर में इसको करवाया, कहाँ पे करवाया, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं उस फीचर का यूज़ करके मैं डलवाऊँगा। तो वो मैं ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ ना, तो उसके लिए बस है। बाकी यहाँ पे मैं कोई जस्टिफाई करने नहीं आया हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, ना ही मैं करूँगा, क्योंकि आज पहला लेक्चर था, दैट इज़ वाई। आई होप यू लाइक द लेक्चर। बताओ यार लेक्चर कैसा लगा, इतना देर हम लोगों ने जो काम किया या फिर मेहनत करी, वो कैसा लगा आपको लेक्चर, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो या फिर क्रिटिकल फीडबैक ही दे दो बनराकस की तरह। CDS के लिए क्लास ये नहीं है,
यूपीएससी के लेवल का ये बाकी जो आप स्टेट पीसीएस या फिर कुछ भी आप बैठ जाओ, यूपीएससी के थोड़ा सा अलग चीज़ें होती है पूछने की, ठीक है, अलग तरह से पूछता है वो। आपका परमार ऑफिसर्स चैनल है, वहाँ पे होता है सीडीएस का क्लास, ठीक है, क्लियर है? चलो, थैंक यू। परमार ऑफिसर्स पे क्लास 7:30 AM पे होती है, जहाँ पे खासकर जो मेंस वाले एस्पिरेंट हैं उनको मैं बोलूँगा कि वहाँ पे वो आ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे भी साइंस चल रही है और वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। ग्रेट सेशन, थैंक यू विश, अंजलि, प्रिया, निर्मल, शे, मस्त रिवीजन हुआ, विकी कुमार बहुत अच्छा था, शानदार, ओके सर। मेरी शिफ्ट में 25 में से 18 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, कौन सी थी? 26 की थर्ड थी क्या? हाँ, 26 की थर्ड में आई थिंक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 25 में स्टूडेंट बोले थे, 19 से 20 क्वेश्चन थे नोट से। अच्छा कलश जी, आप भी कानपुर से हैं, एक नंबर था लेक्चर, क्या बात है, बस यही तो सुनना था। ऐप में कब अवेलेबल होगा सनत जी? ऐप में अवेलेबल हो जाएगा ये 1 घंटे का, आप क्योंकि डाउनलोड मतलब 1 घंटा लगता है, ठीक है, 1 घंटे में अवेलेबल हो जाएगा। जब मतलब जब तक यहाँ पे रहेगा, जब यहाँ पे प्राइवेट होगा तो ऐप में तुरंत आ जाएगा, ठीक है, नोट्स वहीं पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिएगा बस, क्लियर है? चलो, थैंक यू सर। ये क्लास पेड बैच में शो क्यों नहीं हो रहा है पल्लवी जी? ये स्ट्रीम तो लाइव होगा यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग आपकी ऐप में जाएगी तुरंत, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो। सर आपको मिलना है, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। बेहतरीन पूजा जी, ओके, विजडम, थैंक यू थैंक यू। गर्दा काट दिया बेटा, हप्पू गर्दा काटा नहीं जाता है, उड़ाया जाता है, ठीक है। अपनी टर्मिनोलॉजी को सही करो तुम। चलो भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल, नॉट कल, शाम को मिलते हैं 7 PM पे, ठीक है। चलिए रिवाइज कर लेना, थैंक यू।